हिंदी की मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी का पूरा रिवीजन अपन करने वाले हैं। सभी इकाइयों की बात करेंगे। कौन सा इकाई कितने नंबर का है वो बात करने वाले हैं। किस इकाई में क्या क्या टॉपिक आपके लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स को कम से कम समय में यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। कम से कम समय में यहाँ पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और की पॉइंट्स की बात करेंगे कि कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो ये क्लास आपके एग्जाम टाइम में देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक ही वीडियो में हम पूरा रिविजन करने वाले हैं हिंदी का। और जो आपका हिंदी पेपर है ये दोस्तों 60 नंबर का पेपर है और मिनिमम यहाँ पर पास होने के लिए आपको 24 नंबर चाहिए। और इस क्लास से ये गारंटी आपको यहाँ पर रखनी है कि इस क्लास से आपके 40 नंबर से ऊपर नंबर आने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे उनको कवर अप किया है और कवर करने के साथ साथ ही उनको संक्षेप में बिल्कुल शॉर्ट में समझने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर आपको पूरी क्लास देखनी है। वीडियो अगर आपकी पढ़ाई में इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिलती है, इस क्लास से मदद मिलती है, तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। हिंदी का पहला यूनिट हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले यूनिट का नाम है भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा शिक्षण क्या है और भाषा शिक्षण के उद्देश्य वगैरह बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। पहला यूनिट आपका 5 नंबर का है। 5 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उन सबको लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे, संक्षेप में चर्चा करेंगे, शॉर्ट में सारा अपन यूनिट यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। पहली बात आपको ये जान लेनी है कि आपका जो हिंदी वाला पेपर है 60 नंबर का टोटल पेपर है और मिनिमम पास होने के लिए 24 नंबर चाहिए, जो कि इस सीरीज से बिल्कुल आसानी से बहुत कम एफर्ट्स के साथ में, कम मेहनत के साथ में आपकी अच्छी तैयारी यहाँ से हो जाने वाली है। इसके सभी यूनिट्स को, हिंदी के सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। वहाँ से आप दोस्तों यूनिट वाइज सारे वीडियोस को देख करके अपने हिंदी पेपर की तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छी कर लेंगे। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में समझाने की यहाँ पर हमने कोशिश करी है, तो वो आपका यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर हो जाएगा। कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए भाषा शिक्षण के उद्देश्य। फर्स्ट यूनिट में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाषा क्या है। सबसे पहले तो यही समझना है। तो यहाँ पर देखिए कि भाषा नियमों के द्वारा नियंत्रित संप्रेषण की, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन के जो यहाँ पर माध्यम पर नहीं है। यह सिर्फ संप्रेषण का ही काम नहीं करती, बल्कि पूरी दुनिया को सोचने समझने का माध्यम भी प्रदान करती है। यह एक सूक्ष्म किंतु मजबूत ताकत की तरह है। भाषा संसार के प्रत्येक इंसान के दृष्टिकोण, उसकी रुचियों, क्षमताओं तथा उनके मूल्यों को और मनोवृत्तियों को आकार भी देने का काम करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा सिर्फ कहने और सुनने का ही नहीं, अपितु सोचने समझने, अवलोकन करने और विश्लेषण करने और तर्क करने का माध्यम है। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। अब हम बात करते हैं भाषा शिक्षण में सौंदर्य बोध कैसे काम करता है। यहाँ पर देखिए पुराने ज़माने में सौंदर्य के लिए लालित्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस लालित्य का संबंध शब्द चयन, अलंकार संयोजन और लय जैसे सरोकारों के साथ में सामाजिक सांस्कृतिक भूमिकाओं से भी जुड़ता है। विषय वस्तु में निहित सौंदर्य से परिचित होकर के संबंधित विद्यार्थी समुदाय के उससे परिचित होकर के एक सजग शिक्षक शिक्षिका का दायित्व ये बनता है। भाषा के सौंदर्य की बात करते समय कविता में बिंब, कहानी, नाटक में संवाद, चरित्रगत विशिष्टता आदि पर चर्चा अपेक्षित है। इस सौंदर्य बोध से ही विद्यार्थी में मर्म को छूने वाली रचनाओं की यहाँ पर सराहना की सामर्थ्य विकसित होती है। यह सराहना उसे पाठ्य वस्तु से जोड़ती है, वहीं उसको अपनी पसंदीदा रचनाओं का संकलन के लिए भी प्रेरित करती है। ये कुछ बात यहाँ पर हो गई है। एक बिंदु यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भाषा हमें सौंदर्य की विराटता से परिचित यहाँ पर करवाती है। इसके बाद में साहित्य बोध को लेकर के एक बिंदु रहता है आपके यहाँ पर कि जीवन जीने के विभिन्न तरीके, वही साहित्य और अभिव्यक्ति, इनकी अलग अलग विधाएँ हैं। इन विधाओं को हम कविता, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग्य, निबंध, जीवनी आदि रूपों में जान सकते हैं। इन विधाओं को पढ़ करके समझना भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण आयाम है। यहाँ साहित्य बोध के दोहरे मायने हैं। पहला क्या है? किसी रचना विशेष को पढ़ करके उसके भावार्थ को ग्रहण करना, और दूसरा क्या है कि उसकी शिल्पगत विशिष्टताओं यथा जैसे भाषा, बिंब, प्रतीक, छंद आदि की पहचान करना। तो ये दोनों आयाम आपको ध्यान रखने। इसके बाद में देखिए साहित्य बोध भाषिक संस्कारों को समृद्ध करने का सशक्त माध्यम है। साहित्य के पठन पाठन से यहाँ विद्यार्थी हजारों नए शब्दों और उनके अर्थ से परिचित होता है। वहीं पर ध्वनि, शब्द, वाक्य और संवाद के स्तर पर लगाव बच्चों की रचनाशीलता को भी बढ़ा सकता है। तो साहित्य बोध के लिए ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं व्याकरण शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने का क्या महत्व रहता है। व्याकरण कोटियों का ज्ञान भाषिक संरचना को समझने के लिए आवश्यक होता है। भाषिक दक्षता के संदर्भ में भाषा में अपनी दक्षता हासिल करने के संदर्भ में व्याकरण शिक्षण करना चाहिए। मातृभाषा भाषी प्राथमिक स्तर पर भाषा के लिखित पक्ष की दक्षता प्राप्त करता है और शब्द संवर्धन करता है, शब्दों का ज्ञान अर्जित
करता है। वाक्य रचना, शुद्धता व वर्तनी बोध आदि के विकास के व्याकरण पूरी तरह से उपयोगी होती है। व्याकरण सिद्धांत सैद्धांतिक शिक्षण की अपेक्षा प्रायोगिक रूप पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ें सिखानी चाहिए बच्चों को। प्रयोग संदर्भ में व्याकरण का नया आयाम रहता है। तो यहाँ पर पढ़ाने के महत्व को लेकर के कुछ बिंदु ये ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं भाषा शिक्षण के आलोचनात्मक उद्देश्यों के बारे में। पठित विषय वस्तु का विवेचन, विश्लेषण, अन्य रचना से तुलना करना, समीक्षा करना, पाठक के रूप में पसंद को निर्धारित करना, रचना विशेष को कथ्य तथा शिल्प से प्रभावित होकर के उसकी सराहना करना। तो ये सारे बिंदु यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में भाषा शिक्षण के उद्देश्य लेकर के अगर प्रश्न आता है कि भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताइए, नॉर्मल प्रश्न पूछता है, तो वहाँ पर कुछ आपको उद्देश्य ध्यान में रखने हैं। पहला उद्देश्य है सार्वजनिक जीवन के संपर्क में वृहद अनुभवों के अनुरूप भाषाई क्षमता अर्जित कर लेना। दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्र अभिव्यक्ति कौशल, दूसरों के अनुभव से जुड़ना और अपने परिप्रेक्ष्य में चीज़ों, स्थितियों, घटनाओं की जो समझ है उसकी क्षमता का विकास कर लेना। तीसरा बिंदु है रचना के तत्वों को समझना, शब्दकोश, साहित्यकोश आदि देखने का कौशल विकसित कर लेना। चौथा बिंदु है पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य लेखन, दृश्य, श्रव्य सामग्रियों के निहितार्थ, सरोकारों व शिल्पगत पक्षों की पहचान कर लेना। पांचवा बिंदु है पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अभिनय, गीत, संवाद, परिचर्चा, अंताक्षरी, प्रश्नोत्तरी, भाषण, खेलकूद और अन्य पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, इनके आधार पर भाषा और साहित्य की समझ बना लेना। तो ये 5 उद्देश्य यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। अब उच्च प्राथमिक पहला उद्देश्य देखिए, ध्वनि रूपों के शुद्ध उच्चारण को समझना, वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित कर लेना, सुंदर लिखावट और व्याकरण का सटीक उपयोग। तो ये 4 उद्देश्य यहाँ पर रहते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। इसके बाद में व्यक्तिपरक उद्देश्य कौन कौन से हैं भाषा के, तो व्याकरण की दृष्टि से सही भाषा का प्रयोग करना, अपने विचार स्पष्ट रूप से लिख सकना, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना, भाषा में सौंदर्य लाना, प्रसंगानुकूल भावों, विचारों की अभिव्यक्ति हेतु रचना के किसी विशेष रूप का चयन करके क्रमबद्धता बनाए रखना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में ज्ञानपरक उद्देश्यों की बात करते हैं। ये तो क्या थे, व्यक्तिपरक उद्देश्य। और अब हम बात करते हैं ज्ञानपरक उद्देश्यों के बारे में। भाषा की परंपरा, प्रकृति, उसके विविध घटनाओं को, विविध घटकों की जानकारी भाषा विज्ञान का ज्ञान हो सकता है। इसके बाद में देखिए भाषा सीखने के कौशलों को लेकर के भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं। हमने पहले भी कई बार बात की हुई है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इंग्लिश में क्या रहता है, LSRW स्किल्स ये रहती है, लैंग्वेज स्किल्स। तो ये आपको ज़रूर से याद कर लेनी है। आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसकी अहम भूमिका रहती है, ज़रूर से ही आपको पता होना चाहिए। और इनका ऑर्डर में आपको ये पता होना चाहिए, LSRW यानी कि सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, लिसन करना सीखता है, फिर उसके बाद में बोलना सीखता है, स्पीक करता है, और फिर उसके बाद में रीडिंग करना, पढ़ना सीखता है, वो सारी चीज़ें, और फिर राइट करना, फिर लिखना सीखता है। तो दिन ये ऑर्डर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले सुनना काम होएगा तो सुनना ही होएगा, दूसरा है बोलना होएगा तो दूसरे पे बोलना ही सीखेगा, फिर तीसरी बार यहाँ पर पढ़ना सीखेगा, फिर चौथे में लिखना सीखेगा। आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अगर प्रश्न आपको पूछता है कि भाषा के कौशलों का सही क्रम कौन सा है, तो वो भी प्रश्न में आप कन्फ्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये आपको ऑर्डर इनका याद कर लेना है, LSRW यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट में। ये बात हो गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं RTE निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में। RTE के बारे में यहाँ पर कुछ बिंदु जो कि आपको जरूर से याद कर लेने हैं। यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। और RTE में यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर थोड़ा सा, और अगर विस्तार में बड़ा प्रश्न आता है तो थोड़ा सा विस्तार में आप लिख देंगे शब्दों को जोड़ करके, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण को लेकर के यहाँ पर बिंदु रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं पद्य शिक्षण को लेकर के। इसमें हमें रसों, वीर रस जैसे हास्य रस, अद्भुत, करुण, विभत्स, श्रृंगार, शांत रसों की अनुभूति अपने को होती है पद्य में। पद्य में मतलब कविताएं वगैरह वो सारी चीज़ें रहेंगी। गद्य की बात करते हैं तो गद्य में सौंदर्य विधान है, उसकी भाषागत कलात्मकता, भावात्मक जो समृद्धता है, संप्रेषण की सार्थकता से प्रकट ये होता है। तो गद्य पद्य इनके बारे में ये बातें ध्यान रखनी है। और यहाँ पर दोस्तों आगमन विधि और निगमन विधि के भी कुछ बिंदु देखने को मिले हैं, तो इनको भी आपको याद कर लेना है। यहाँ पर देखिए आगमन विधि और निगमन विधि को इस तरह से सारणी के माध्यम से अपन समझ लेते हैं, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और एक अच्छी प्रकार से आपकी ये विधियाँ क्लियर हो जाएँ। क्योंकि रीट में भी आपकी ये विधियाँ रहने वाली है, तो फिर आपको वहाँ पर भी मदद मिल जाएगी, थोड़ा सा बेस तैयार हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए निगमन विधि में
पहले नियम या फिर सूत्र बताया जाता है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, नियम बताएंगे और फिर उसके बाद में उदाहरणों के माध्यम से उस नियम की पुष्टि करी जाती है। तो ये क्या रहता है, निगमन विधि में क्या रहता है, नियम से उदाहरण की ओर ये विधि चलती है। दूसरी ओर आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उदाहरणों से यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करी जाती है, फिर देन उसके बाद में नियम या फिर सूत्र की पुष्टि करी जाती है, नियम या फिर सूत्र बताया जाता है। तो ये बात रह गई कि आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर, निगमन से नियम, नी इस तरह से आप समझेंगे। आगमन से यहाँ पर उदाहरण की बात हो रही है, तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है, कंफ्यूज नहीं कर देना है। यहाँ पर दोनों सेम सा ही मामला यहाँ पर है। इसके बाद में दूसरा बिंदु इसका, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेंगे कि सबसे पहले तो नियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर उदाहरण करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। पहली बात तो रही निगमन विधि में। दूसरा यहाँ पर आता है आगमन विधि में, देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ेंगे। विशिष्ट से मतलब कि सबसे पहले तो उदाहरण सीखेंगे, अलग अलग उदाहरण करके यहाँ पर पहले ये समझ लेंगे कि प्रश्न कैसे सोल्व करना है, वो सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद में यहाँ पर नियम को समझाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग रहता है, तो यहाँ पर ये भी विधि अलग काम करती है। तो उदाहरण से नियम की ओर ये विधि रहती है आगमन विधि। इस तरह से दोनों विधियों के ये कुछ की पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेने हैं शॉर्ट में। और अब हम पढ़ते हैं दूसरा यूनिट हिंदी का, मौखिक अभिव्यक्ति को लेकर के यहाँ पर बातचीत रहेंगी सारी। और ये जो दूसरा यूनिट है आपका 15 नंबर का यूनिट है। निबंधात्मक प्रश्न भी यहाँ से बनेंगे और छोटे प्रश्न भी यहाँ से बनेंगे। सभी महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को अपना यहाँ पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला बिंदु आता है कि किसी भाषा को सुनकर के समझने में निम्न बिंदु आपके सकारात्मक रूप से सहायक होते हैं, सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पहला तो क्या रहता है कि भाषा का संदर्भ अपने को पता होना चाहिए। यदि हमें किसी भाषा का ज्ञान नहीं है तो उस स्थिति में सुनना ना सुनना यहाँ पर बराबर रहेगा, समझ में ही नहीं आएंगे, समझ ही नहीं बना पाएंगे। दूसरा, उसके विषय वस्तु के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सुनने वाले विषय वस्तु से परिचित अगर नहीं है तब भी वो समझ में अपने में नहीं आएंगी। तीसरा, भाषा का स्तर अपने अनुकूल होना चाहिए, तब वह प्रयुक्त करी जा सकती है, अन्यथा वह भी काम की नहीं है। भाषा भी अपने स्तर की होनी चाहिए। उसके बाद में रुचि भी अपनी उसमें होनी चाहिए। जब तक सुनने वाले की रुचि की बात अपन नहीं करेंगे तब वह काम में समझ में आएगी। सुनने वाले की रुचि की अगर बात करेंगे तभी काम में समझ में आएगी, वरना कोई बात हमारी रुचि की नहीं होती है तो सुनी बात को भी हम अनसुनी कर देते हैं, ऊपर से ही गुजर जाती है। उसके बाद में पांचवा बिंदु है बातचीत को लेकर के, किसी भी विषय पर प्रभावी बातचीत या फिर विचार विमर्श नहीं किया जाता है तो उस विषय के प्रति हमारी समझ अधूरी ही रह जाती है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर स्टार्टिंग में मौखिक अभिव्यक्ति को लेकर के ध्यान रखने हैं। इसके बाद में मौखिक अभिव्यक्ति के संदर्भ को लेकर के यहाँ पर कुछ बातें आती हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति में संदर्भ का बड़ा महत्व है। जब आप बोल रहे होते हैं तब उसके अर्थ का संबंध संदर्भ से जुड़ा होता है। सामान्य वार्तालाप के समय मौखिक अभिव्यक्ति की जो भाषा है वो जिस रूप में होती है वह स्वरूप भाषा, कहानी, भाषण में नहीं होता है। शब्द चयन, वाक्यों का निर्माण आदि में अंतर आ जाता है। इसके दो संदर्भ होते हैं, पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक संदर्भ में क्या रहता है कि यह अभिव्यक्ति कतिपय नियम, शिष्टाचार आदि में बंधी रहती है। सहजता, स्वतंत्रता के साथ में मनोगत विचारों को स्पष्ट करने, प्रकट करने की छूट इसमें नहीं होती है, नियमों में बंधी रहती है। दूसरा जो अनौपचारिक संदर्भ है, इसमें अभिव्यक्ति को सहजता और स्वतंत्रता प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। यहाँ बोलने वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बात को कह पाता है। तो औपचारिक अनौपचारिक के बारे में ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न जो रूप हैं, विभिन्न स्वरूप, जैसे वार्तालाप, नाटक के संवाद, भाषण, समाचार वाचन आदि उक्त दोनों ही संदर्भों में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये उदाहरण यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्षों को लेकर के प्रश्न आता है। तो इसमें ध्वनि के स्वरूप का महत्व है, जिसके आधार पर अर्थ में परिवर्तन होता है। आवाज़ अथवा ध्वनि का आधार उच्चारण प्रयत्न है। हम एक ही वाक्य को लहजे के आधार पर अलग अलग अर्थ में अभिव्यक्त करते हैं। जैसे तुम क्यों जा रहे हो, इसका एक अर्थ है जाने का कारण जानना। दूसरा अर्थ क्या है, जिन्हें नहीं जाना चाहिए, कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो यहीं रुको। ये बात रही कि तुम क्यों जा रहे हो। और ये एक ये रहेगी कारण जानना, कि तुम क्यों जा रहे हो, तो कारण जानना, तो तुम क्यों जा रहे हो के भी अलग अलग दो अर्थ यहाँ पर निकलेंगे। तो ये आप समझिएगा। और इसके बाद में मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य का अपना यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है, तो इसको ज़रूर से याद कर लेना है। मौखिक अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण उद्देश्य, पहला उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सुन करके समझने का महत्व है, इसको जानना, कि सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि सुना क्या है, क्या कहा गया है, तो उसके ऊपर फोकस करके उसको जानना, समझना। दूसरा बिंदु, इसमें वक्ता और श्रोता के पूर्व ज्ञान, पृष्ठभूमि व उसके प्रभाव को समझना। तीसरा बिंदु, आवाज़ के उतार चढ़ाव,
संदर्भ के आधार पर बात को समझने की कुशलता अर्जित करना कि कहाँ पर कब वर्ड किसके ऊपर जोर डालना है, किसको हल्के में बोलना है, तो वो सारी चीज़ें वर्ड का उतार चढ़ाव रहेगा। और चौथा बिंदु श्रवण बाधित व्यक्तियों की भाषा के विविध पहलुओं को समझना। पांचवा बिंदु आदेश व निर्देश की भाषा, उसमें अंतर और उसके अनुरूप व्यवहार का विश्लेषण करना। छठा बिंदु विशेष विभिन्न प्रकार के वार्तालाप और उनमें भागीदारी को समझना। सातवां बिंदु जनसंचार माध्यम से प्राप्त सामग्री के विश्लेषण की समझ बनाना। आठवां बिंदु बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति विकास हेतु आयोजित किए जाने वाली गतिविधियों की समझ बनाना। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं वार्तालाप को लेकर के। अपना महत्वपूर्ण बिंदु रहता है मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही वार्तालाप यहाँ पर आएगी। तो वार्तालाप दो प्रकार की हो सकती है, एक तो सामान्य वार्तालाप और एक विशिष्ट किसी टॉपिक विशेष पर या किसी मुद्दे विशेष पर यहाँ पर बात आ जाती है। सामान्य वार्तालाप प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक समझ के आधार पर कर लेता है, जबकि विशिष्ट वार्तालाप के लिए उस विषय का जानकार होना आवश्यक है, उस विषय के जानकार के अथवा विशेषज्ञ लोगों के बीच में ही संभव है। तो दो प्रकार की वार्तालाप आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक तो नॉर्मल बातचीत और एक विशिष्ट बातचीत। यहाँ पर वार्तालाप की विशेषताओं को लेकर के अगला बिंदु आता है कि वार्तालाप मधुर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि गाली गलौज कर रहे हैं, मधुर वार्तालाप होनी चाहिए। दूसरा है उसमें प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए कि कोई मोरल उसका होना चाहिए। तीसरा बिंदु है बोलचाल की भाषा में गतिशीलता भी होनी चाहिए। चौथा बिंदु है बोलचाल में बनावटीपन के स्थान पर स्वाभाविकता होनी चाहिए, नेचुरलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। पांचवा बिंदु है बोलचाल में यथोचित हाव भाव भी होने चाहिए। छठा बिंदु है बातचीत का तरीका शिष्टाचार युक्त होना चाहिए। सातवां बिंदु है वार्तालाप का भाव प्रकट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और आठवां बिंदु है व्याकरण संबंधित शुद्धता भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये वार्तालाप की विशेषताएं यहाँ पर नॉर्मली आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं श्रवण बाधिता के बारे में। जो सुन नहीं सकते हैं तो उनके लिए सांकेतिक भाषा प्रयुक्त करी जाती है। और श्रवण कौशल में दोष के कारणों को लेकर के अगर अपने को जानना है तो यहाँ पर बिंदु आएगा कि मौखिक कार्य का अभाव उनमें हो जाएगा, और कक्षा में कठोर नियंत्रण, पाठ्यपुस्तक की क्लिष्टता, अशांत वातावरण, एक साथ दो काम, श्रवणेंद्रियों का बाधिक होना, तो ये सारे इसके दोष के कारण रहते हैं इनके माध्यम से। और इसके बाद में आदेश और निर्देश को लेकर के अपना अगला बिंदु आता है। इसमें देखिए आदेश की भाषा में अनिवार्यता का पुट होता है कि ये काम होना ही चाहिए, ये मेरा आदेश है। और निर्देश यहाँ पर है कि ये आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है, ये निर्देश करना है। तो इस तरह से समझना है कि जिसमें कार्य को मानने की बाध्यता रहती है तो वो क्या रहता है, आदेश रहता है। जबकि निर्देश की भाषा अनिवार्यता की जगह संकेतात्मक रहती है कि संकेत आपको दिए गए हैं, आपकी इच्छा तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। साथ ही आदेश की भाषा चुनौतीपूर्ण यहाँ पर रहती है। और जबकि निर्देश की जो भाषा रहती है वो अपनी इच्छा अनुसार अपने व्यवहार में जरूरी परिवर्तन कर लेना यहाँ पर होता है। तो आदेश और निर्देश में अंतर यहाँ पर ध्यान रखना है, एक नंबर का प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में देखिए आदेशात्मक और निर्देशात्मक जो भाषा है इसकी विशेषताओं को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो इसमें देखिए आदेशात्मक भाषा बाध्यता और अनिवार्यता का भाव लिए होती है, और दूसरी ओर निर्देशात्मक जो भाषा है वो प्रेरणास्पद शैली में होती है, इसकी भाषा संकेतों वाली होती है। तीसरा बिंदु आदेशात्मक भाषा संक्षिप्त रूप में भावपूर्णता के लिए होती है, जबकि निर्देशात्मक भाषा में पूरक वाक्यों का सहारा लिया जाता है। चौथा बिंदु आदेशात्मक भाषा में बोलने वाले विशेषाधिकारी होता है, जबकि निर्देशात्मक भाषा कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। तो निर्देश कोई भी दे सकता है, पर आदेश दिया जा रहा है तो अपने से ऊंचा कोई आदमी होगा, ऊंचे पद पर होगा, तो वही अपने को आदेश दे सकता है। तो आदेशात्मक भाषा में बोलने वाले विशेष अधिकारी होता है, और जबकि निर्देश अपने को कोई भी व्यक्ति दे सकता है। तो ये कुछ बिंदु आदेश निर्देश के अंतर्गत ध्यान रखने हैं। अब हम वार्तालाप का अगला बिंदु नाटक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाटक अभिनय मौखिक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इससे बच्चों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास होता है। नाटक मंचन में बच्चे तरह तरह के कौशल अपनाते हैं। विद्यालय में नाटक मंचन का मौका देकर के मौखिक अभिव्यक्ति को संवारा और निखारा जा सकता है। नाटक मंचन के लिए बच्चे को ऐसे विषय दिए जाएं जो उसके आसपास के ही, जैसे शादी, सच्चाई, पानी के बचाव के बारे में, तो ऐसे बिंदुओं पर नाटक जो होता है तो वो स्थायी ज्ञान के लिए नाटक यहाँ पर आप उदाहरणों के माध्यम से समझिए। और इसके बाद में कविता पठन की बात करते हैं। कविता पठन से बालक की रागात्मक शक्तियाँ उभरती हैं। कविता को वह गा कर के समझता है, याद करता है, तो यहाँ पर रागात्मक शक्तियाँ उभरेगी। और कक्षा में आदर्श कविता वाचन के पश्चात में छात्रों की अनुकरण वाचन करवाया जा सकता है, जिससे बालक को उच्चारण की शुद्धता, आरोह अवरोह, गति, विराम, प्रवाह आदि का ज्ञान हो सकेगा। कविता पाठ पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा जब कविताओं को गा कर के यहाँ पर राग के साथ में समझाया जाता है, सिखाया जाता है,
तो बच्चों को कविता में शुद्धता यहाँ पर आती है, आरोह अवरोह का पता चलता है, गति विराम आदि का पता चलता है कि कहाँ पर स्पीड बढ़ानी है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर किस वर्ड पर ज़्यादा जोर देना है, शब्द पर जोर देना है, किसको लयात्मक थोड़ा सा लंबा खींचना है। तो वो सारी चीज़ें कविता पाठ में रागात्मक शक्तियाँ यहाँ पर उनका विकास होता है। भाषण में क्या होगा, भाषण के बारे में देखिए। विद्यालयी शिक्षा पद्धति में भाषण का महत्वपूर्ण स्थान है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि भाषणबाजी व व्यंग्यात्मक शब्द बनकर के उभर रहा है। भाषण अभिव्यक्ति कौशल का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें भाषाई अभिव्यक्ति का अपार संभावनाएं निहित इसमें होती है। भाषण की प्रमुख जो विशेषताएं हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। पहला है विषय की पूर्व जानकारी अपने को होनी चाहिए, तभी अपन उसके बारे में भाषण दे सकते हैं। उस विषय का ज्ञान और अध्ययन अपने को होना चाहिए। विषय को रोचक बनाने का कौशल अपने पास में होना चाहिए कि अपन दूसरे को प्रभावित कर सके अपने वर्डों के माध्यम से, तो वहाँ पर वो रहेगा। तीसरा बिंदु, श्रोताओं को संतुष्ट करने वाली सामग्री अपने पास में होनी चाहिए और अपनी भाषा ऐसी होनी चाहिए। चौथा बिंदु, विषय को केंद्रित रखने का कौशल अपने पास में होना चाहिए। नाटकीय भाव भंगिमाओं का प्रयोग करने की दक्षता, हाव भाव आदि होने चाहिए। गतिशील, सरल और स्पष्ट भाषा शैली अपने पास में होनी चाहिए। संप्रेषणीयता का गुण अपने पास में होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे भाषण की विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु अध्यापक द्वारा किए जाने वाले काम, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है कि अध्यापक कौन कौन से ऐसे काम करेगा कि बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास उससे हो जाए। तो पहला बिंदु आता है बच्चों की बात ध्यानपूर्वक सुनेगा, अपनी बात रखने का पूरा मौका देगा बच्चों को। दूसरा बिंदु, अभिव्यक्ति के नए नए रूपों को जाने और उनसे बच्चों का परिचय करवाए। तीसरा बिंदु, यह जरूरी नहीं कि भाषण कला में सभी बच्चे निपुण हों, उन्हें भाषा अभिव्यक्ति के अन्य जो माध्यम हैं जैसे कहानी कहना, बातचीत करना, नाटक आदि के रूपों में भी परिलक्षित करावें। और चौथा बिंदु है दूसरों को सुनने की आदत डाल करके भी बच्चों में आत्मविश्वास अपन बढ़ा सकते हैं। पांचवा बिंदु है कि बच्चों को प्रश्न पूछने की आज्ञा देना, स्वयं से उससे आत्मीयता के साथ में प्रश्न पूछना। छठा बिंदु है मौखिक अभिव्यक्ति के प्रत्येक प्रयास को सराहना देना। सातवां बिंदु है कि आपका प्रोत्साहन बच्चे को भविष्य को सुधारने की प्रेरणा देता रहेगा। आठवां बिंदु है ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विषय में उसकी अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित भी करेगा। तो ये सारे बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कैसे करा जाएगा, तो मूल्यांकन को लेकर के भी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्र में मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित गुणों की उपलब्धता की जाँच करे, जैसे भाषा की शुद्धता, विषयों में सशक्तता, प्रभाव उत्पादकता, व्यवहारिकता भी है, अवसरानुकूलता, गतिशीलता, मधुरता और शिष्टता। तो ये सारे गुण देखने होंगे, इन सारी उपलब्धताओं को जांचना होगा। पहला बिंदु यहाँ पर देखिए, कक्षा शिक्षण में बालक के व्यवहार और कार्यकलाप को शिक्षक अनौपचारिक जांच करता रहे तथा अप्रत्यक्ष रूप से बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करता रहे। दूसरा बिंदु, भाषण विवाद प्रतियोगिता के अवसर कविता प्रस्तुति के समय बालकों को अभिव्यक्ति का अवसर देकर के उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तीसरा बिंदु, कक्षा शिक्षण के समय प्रश्नों का उत्तर देते समय छात्र शिक्षक छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कर सकता है। चौथा बिंदु, कक्षा में परिच्छेद का भावार्थ की प्रस्तुति के समय शिक्षक छात्र की समझ, आत्मविश्वास, क्रमबद्धता, शिष्टता आदि का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। पांचवा बिंदु, आशुभाषण शुक्ति का विशदीकरण के समय छात्र को भाषा ज्ञान, धैर्य की जांच आदि करी जा सकती है। दल शिक्षण की स्थिति में शिक्षक छात्र के आत्मविश्वास, नए अनुभवों के प्रति सचेत मनोभावों का प्रदर्शन, नेतृत्व के गुण की जांच करी जा सकती है। तो छठा बिंदु ये हो गया। इसके बाद में सातवां बिंदु है किसी कहानी कविता की समीक्षा करने के लिए निर्देश देकर के छात्र के संप्रेषण की जांच कर सकते हैं। आठवां बिंदु, शिक्षक छात्रों से कहानी सुने, चित्र दिखा करके उसका वर्णन करने के लिए कहे, समस्या समाधान के लिए कहा जाए। ऐसे अवसर पर छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये सारे बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं श्रवण कौशल, जो सुनने का कौशल है, इसको विकास कैसे करेंगे, इसका विकसित करने के क्या क्या आधार होने चाहिए। तो ये बिंदु देखिए, इसके 5 आधार हैं। पहला आधार है पर्याप्त श्रवण, यानी कि पर्याप्त सुनना। बहुत देर तक बहुत सी बातों को लगातार सुनेंगे तो अपने को वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होएगी। जैसे आप हमारे वीडियोस देख करके लगातार सुन रहे हैं तो आपके काफ़ी हद तक सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। आपको अलग से कहीं पर कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सारे वीडियोस देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें घूमती रहेगी। तो ये पर्याप्त श्रवण हो गया। पर्याप्त श्रवण से उस भाषा की ध्वनि व्यवस्था का प्रभाव श्रोता के मस्तिष्क पर पड़ते रहने के कारण से उसमें ध्वनियों को पहचानने की शक्ति का विकास स्वतः ही होने लगता है। हिंदी के पर्याप्त श्रवण के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला तो
हिंदी मातृभाषा भाषी व्यक्तियों के भाषणों का आयोजन कर सकते हैं। रेडियो ट्रांजिस्टर पर हिंदी कार्यक्रमों को सुनने की व्यवस्था कर सकते हैं। और तीसरा बिंदु, हिंदी गीत, कविता, वार्तालाप, चुटकुले, पहेलियाँ आदि सुन सकते हैं और नाटकों का आयोजन कर सकते हैं। तो ये सारे बिंदु आपको पर्याप्त श्रवण में यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले पर्याप्त सुन लिया जाए। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर आधार क्या है, शांत चित्त श्रवण। इसका अर्थ है अध्येता जो भी सुने शांत चित्त होकर के सुने, आराम से सुने, यहाँ पर शांत वातावरण में शांत मन के साथ में सुने। श्रवण के समय चेतना, मस्तिष्क उदासीनता, क्रोध, चिंता, भय, घृणा, आवेश जैसे उद्वेगों से पूर्णतया मुक्त होने पर ही सही सुन सकेंगे। शांत चित्त होकर के सुनी गई बात अच्छी तरह से सुनने पर मस्तिष्क में अच्छी तरह से प्रविष्ट तथा स्थिर होती है। तो ये शांत चित्त श्रवण दूसरा यहाँ पर आधार हो गया। तीसरा आधार है एकाग्र श्रवण। प्रत्येक स्वस्थ मस्तिष्क की विशेषता है कि जिस बात में रुचि रखता है उसकी ओर एकाग्र हो जाता है। एकाग्रता की स्थिति में की गई कोई भी क्रिया स्थिर तथा प्रभावकारी होती है। अतः भाषा के समय उसके श्रवण में रुचि, जिससे कि एकाग्रता बनी रहे। तो एकाग्रता यहाँ पर तीसरा आधार हो गया। इसके बाद में चौथा आधार है अनौपचारिक श्रवण। यहाँ पर बात आएगी कि सामान्यतः किसी द्वितीयक भाषा के लोगों के मध्य रहते हुए बिना किसी औपचारिक श्रवण अभ्यास के ही अधिकतर लोगों में उस भाषा की श्रवण दक्षता का विकास हो जाता है। जैसे जिस भाषा का अपने को ज्ञान नहीं है, उस भाषा से अगर जुड़े लोग अपने साथ में घूम रहे हैं, अपने दोस्त ऐसे हैं जो अपनी भाषा से अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, तो अपने को भी उनकी भाषा जो है थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो जाती है। जैसे सरल तरीके से समझाऊं तो मान लीजिए कि पंजाबी बोलने वाला, पंजाबी गाने सुनने वाला दोस्त कोई है अपना, या फिर पंजाबी गाने अपन सुनना शुरू करते हैं, तो थोड़े दिनों बाद में अपन ये देखते हैं कि वो गाने अपन काफ़ी हद तक चीज़ें जो है काफ़ी हद तक अपने को वर्ड्स समझ में आने लगते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है कि अनौपचारिक श्रवण यहाँ पर, तो अपन उसको भी थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर देते हैं। सामान्य श्रवण या फिर निष्क्रिय श्रवण भी इसी प्रकार का प्रभाव डालता है। द्वितीयक भाषा को सीखने के इच्छुक व्यक्ति अन्य कार्यों में लगे हुए होने पर भी मस्तिष्क की रचना विशेषता के कारण द्वितीयक भाषा को सुनते हुए धीरे धीरे श्रवण पक्ष में पुष्ट हो जाते हैं और भाषा सीख लेते हैं। इसके बाद में पांचवा जो आधार है वो है बाधाहीन श्रवण। रेल, बस स्टेशन, कारखाने, राजमार्ग आदि के पास मकान में रहने वाले व्यक्तियों को शुरू में वहां पर तरह तरह के शोरगुल के कारण एकाग्रता के कार्यों, नींद में कुछ दिनों तक बाधा पड़ती है, किंतु धीरे धीरे वे उसके आदी हो जाते हैं। वह शोरगुल उनकी एकाग्रता के कार्यों या नींद में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। तो बाधाहीन श्रवण होना भी जरूरी है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं, 5 आधार जो कि श्रवण कौशल को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास अपन कैसे करेंगे, उसकी गतिविधियों के लेकर के भी प्रश्न आ जाता है। तो पहला बिंदु क्या करेंगे, कक्षा के भीतर अपन कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे अध्यापक और बच्चों का संबंध अभिव्यक्ति को कक्षा के भीतर प्रभावित करता है। अध्यापक के पढ़ाने के अंदाज, विषय वस्तु के बारे में दी गई जानकारी, गृह कार्य इत्यादि बच्चों की अभिव्यक्ति को दिशा प्रदान करता है। तो कक्षा के भीतर अपन ये काम कर सकते हैं। दूसरा बिंदु कक्षा के बाहर, तो विद्यालय में कक्षा के बाहर बच्चों के लिए काफ़ी अवसर होते हैं। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद इत्यादि का आयोजन होता रहता है। जैसे प्रार्थना सभा, बाल सभा, उत्सव, पर्व, जयंती आदि। तो वहाँ पर भी मौखिक अभिव्यक्ति का यहाँ पर विकास हो सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको सेकेंड यूनिट के लिए यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारे बिंदुओं को समझ लिया है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पर सारा कुछ हमने डिस्कशन कर लिया है। सभी महत्वपूर्ण बिंदु हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं हिंदी का तीसरा यूनिट, पढ़ करके समझना। सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति अपन ने बात कर ली है वहाँ पर, और अब आएगा पढ़ करके समझने को लेकर के 15 नंबर का ये भी आपका यूनिट है। 15 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, उनको लेकर के अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि पढ़ना क्या होता है। पढ़ने का अर्थ क्या है, समझना मात्र ही नहीं है, अपितु अर्थ को आत्मसात करके संदर्भ के व्यापक अर्थ में जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानना, दुनियादारी से परिचित होना, नवीन विचारों और भावों का उत्पन्न होना, विश्लेषण की क्षमता का विकास होना, कल्पना शक्ति से चिंतन तथा मनन करने की क्षमता को पहचानना, बढ़ाना, इन सब को सम्मिलित करते हैं पढ़ना। यहाँ पर ये रहता है कि जो भी पढ़ा जा रहा है वो अपने काम का हो, उसे अपन आत्मसात करें, तभी कुछ उसका मायना रहता है। तो पढ़ना ये रह गया। मौखिक परिभाषा के तौर पर आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में पढ़कर के समझने के सैद्धांतिक पक्ष की अपने को व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर पढ़कर के समझना एक सहज कौशल नहीं है, यह एक मानसिक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो कि विद्यार्थी, शिक्षकों और बच्चों में सीखने सिखाने के स्तरों में वृद्धि करती है। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़कर के समझने में कई प्रकार की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। जैसे शब्दों का उच्चारण उनको पता नहीं होता है तो शिक्षक उच्चारण करता है और फिर बच्चों को सिखाता है, तो वो बात रही। अर्थ ग्रहण करना नहीं आता है, शब्द और वाक्यों का पूर्वापर पर संबंध जोड़ना,
विविध विधाओं को पढ़ करके उनका सार ग्रहण करना, विश्लेषण करना, संदर्भों को साथ में उनको जोड़ना, विविध विधाओं को पढ़ करके उनका सार ग्रहण करना, विश्लेषण करना। यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट हो गया कि ये, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट हो गया है ये। और संदर्भों के साथ में इसको जोड़ना और प्रयोग करना, ये सब पढ़ करके समझने की प्रक्रिया के विभिन्न रूप रहते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा हाईलाइटेड कि सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या के लिए क्या रहेगा कि बच्चों में सीखने सिखाने के स्तर में वृद्धि रहती है और मानसिक सृजनात्मक प्रक्रिया यह रहती है। ये एक सहज कौशल नहीं है, सारा काम क्या रहता है, मानसिक सृजनात्मक प्रक्रिया रहती है। ये बिंदु रह गया। और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को यहाँ पर जटिलताएं क्या आती हैं भाषा सीखने में, पढ़ने में, शब्दों के उच्चारण में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि उच्चारण क्या करना है। जब तक उनको पता नहीं है उच्चारण, अगर उन्होंने शिक्षक से पहले नहीं सुना है या फिर बाहर कहीं पर नहीं सुना है तो उनको उच्चारण करना नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो यही हो जाएगी। अर्थ ग्रहण करना नहीं आएगा, शब्द और वाक्यों का पूर्वापर संबंध जो पहले जो उनका पूर्व ज्ञान है तो वो सारा चीज़ें यहाँ पर रहेगी। विविध विधियों को जोड़ करके पढ़ना और उनका सार ग्रहण करना, विश्लेषण करना, संदर्भों के साथ में उसको जोड़ना और विविध विधियों को पढ़ करके उनका सार ग्रहण करना, विश्लेषण करना, संदर्भों के साथ में उनको जोड़ना, प्रयोग करना, ये सब समझने की प्रक्रिया के विभिन्न रूप हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझ लेनी है। इसके बाद में पढ़ने का महत्व, पठन का महत्व क्या है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। पहला बिंदु यहाँ पर है कि वाचन शक्ति हमें गंभीर अध्ययन के लिए प्रेरित करती है और व्यक्ति का अध्ययन जितना गंभीर और चतुर्दिश होता है उतना ही वह पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। अर्थात पठन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, पढ़ना मनुष्य को पूर्ण बनाता है। तो ये बिंदु हो गया पहला। दूसरा बिंदु है कि वर्तमान में सभी प्रकार की नियुक्ति अथवा पदोन्नति में सामान्य ज्ञान का परिचय देना आवश्यक है और इसका बहुत बड़ा साधन है सामान्य ज्ञान की पुस्तकों का पठन। तीसरा बिंदु है भाषा की विविधता का ज्ञान वाचन द्वारा ही होता है, वाचन ही हमें विविध शैलियों से परिचित कराता है। चौथा बिंदु है पठन का ज्ञान हमें सामाजिक सम्मान देता है और साक्षरता का प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। पांचवा बिंदु है वाचन से हम किसी को भी मुग्ध या प्रभावित कर सकते हैं। ये कुछ बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। और उसके बाद में पठन प्रक्रिया किस प्रकार से रहती है तो उसके चरणों को लेकर के भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है। परंपरागत रूप से पठन के 4 चरण हैं। पहला क्या है, प्रत्याभिज्ञान, दूसरा है अर्थ ग्रहण, तीसरा है मूल्यांकन और चौथा है अनुप्रयोग। अब इनके बारे में कुछ बातें अपन जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यभिज्ञान को लेकर के। प्रत्यभिज्ञान में देखिए इसका आशय है किसी शब्द की रचना व उच्चारण रूप के प्रति जो मानसिक बिंब बनता है प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। यह पठन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। दूसरा चरण आता है अर्थ ग्रहण। इस सोपान में पठन सामग्री के निहित अर्थ को भली भांति समझा जाता है, अर्थ ग्रहण करते हैं। और इसके बाद में पाठक चिंतन मनन के द्वारा पठन सामग्री की व्याख्या तथा विश्लेषण करता है, उसका अर्थ ग्रहण करता है। इसके बाद में तीसरा चरण आता है मूल्यांकन। इस चरण में पाठक अर्थ ग्रहण के साथ साथ लेखक द्वारा प्रस्तुत जो घटना रही है, विचार भाव रहे हैं, मंतव्य उसका समझते हुए उसका मूल्यांकन करता है, साथ ही उससे संबंधित वैचारिक और भावात्मक प्रक्रिया भी व्यक्त करता है। तो तीसरा चरण हो गया। चौथा चरण है अनुप्रयोग। यह पठन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ करके पाठक उसमें निहित भावों विचारों के संदर्भ में अपनी सहमति या असहमति निर्मित करता है। तो ये चारों चरण यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पठन की विधियाँ, पढ़ करके समझने के तरीके क्या क्या हैं। पढ़ना एक जटिल सांस्कृतिक प्रक्रिया है। पढ़ने की क्षमता के विकास में अनुमान, परिचय, संदर्भ, पाठ के स्तर, रुचि आदि महत्वपूर्ण घटक व कारक रहते हैं। विद्यार्थियों में पढ़ने की क्षमता का विकास करने के लिए हमें निम्न रणनीतियाँ अपनानी होगी। तो यहाँ पर पहला आता है सुनना। सुनने में क्या रहेगा, पढ़ने में सहायक रहता है सुनना। बार बार किसी कठिन प्रसंग या रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो समझने में आसानी होती है। जिस तरह से आप परीक्षा तैयारियों को लेकर के आप हमारी क्लासेस को सुनते हैं, समझते हैं, तो परीक्षा तैयारी में आपको काफ़ी मदद मिलती है, आसानी से आपका काम हो जाता है। दूसरा क्या है, अनुमान। अर्थ, लिंग, वचन आदि के आधार पर आगे की पंक्तियों का अनुमान लगाने की क्षमता के विकास से पढ़ने की दक्षता, सटीकता व सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा बिंदु चर्चा। किसी पाठ के साथ में परिचय बढ़ाने का एक तरीका चर्चा करने का है कि चर्चा पाठ को पढ़ने से पहले और बाद में हो सकती है उस पाठ के बारे में। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिन शब्द को हम ज़्यादा आसानी से पढ़ पाते हैं उसका एक कारण यह भी है कि उसका हमारे साथ में परिचय पहले से हो गया होता है। इस परिचय का कारण बार बार उसका उपयोग लेना है। कक्षा में किसी अपेक्षाकृत कठिन पाठ को चर्चा के द्वारा समझ के दायरे में लाया जा सकता है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में पठन के आवश्यक कारकों को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। तो पठन के आवश्यक कारक क्या है, वातावरण अनुकूल होना चाहिए, शारीरिक व्यवस्था होनी चाहिए,
मानसिक विकास होना चाहिए, अनुभव और मनोभाव और शब्दावली। तो ये सारे कारक पठन को प्रभावित करते हैं, पठन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, आवश्यक कारक। इनके माध्यम से ही पठन हो सकेगा। पठन और वाचन में अंतर क्या है? पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है? एक पढ़ना तो यह आत्मसात करके सारी चीज़ों को समझना, और वाचन क्या है? सिर्फ पढ़ देना, मतलब कि आत्मसात नहीं करना। शुरुआत से दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जहाँ वाचन में उच्चारण, लय, गति, आरोह अवरोह, बलाघात आदि पर बल रहता है, वहीं पठन में समझ पर बल रहता है। पठन में तो क्या रहता है कि चीज़ों जो भी पढ़ा जा रहा है, जो भी वाक्य, जो भी टॉपिक, तो उसको आत्मसात करना, मतलब समझना। और वाचन में क्या रहता है? उसको लय, गति, आरोह अवरोह, बलाघात आदि पर बल दिया जाता है, मतलब गाने के ऊपर, स्पेशली तौर पर बोलने के ऊपर ध्यान दिया जाता है, समझने पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये कुछ बात यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में वाचन शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर के प्रश्न आ जाता है। पहला उद्देश्य देखिए, बालक को शब्द ध्वनियों का उचित ज्ञान कराना, ध्वनियों के उच्चारण स्थान को बारीकी से समझाना। दूसरा उद्देश्य है बालक को शुद्ध उच्चारण कराना। तीसरा उद्देश्य है स्वर के उचित उतार चढ़ाव का ज्ञान कराना। चौथा उद्देश्य है विराम, अर्धविराम आदि चिन्हों का ज्ञान कराना, विराम और अर्धविराम आदि का ज्ञान। पांचवा है वाचन मुद्रा का उचित प्रयोग सिखाना। तो ये वाचन शिक्षण के उद्देश्य हो गए। इसके बाद में वाचन के प्रकार, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन मतलब मैं बोल रहा हूँ जैसे, वो सस्वर वाचन हो गया, और मौन मतलब अपने मन में पढ़ना। सस्वर वाचन में यहाँ पर देखिए कि सस्वर वाचन मतलब स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती है। वर्णमाला में लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर वाचन के द्वारा ही कराई जाती है। यहाँ पर पहला बिंदु इसका देखिए कि स्वर में रसात्मकता। वाचन की मुद्रा के आधार पर सस्वर निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन में देखिए कि जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष खुद वाचन करता है, स्वयं वाचन करके छात्रों को सिखाता है, तो वह आदर्श वाचन कहलाता है। अध्यापक अपने वाचन की गति, यति, आरोह अवरोह, स्वराघात, बलाघात आदि को ध्यान में रख करके कक्षा में प्रस्तुतिकरण देता है, तो बच्चे शिक्षक का अनुसरण करते हैं और आदर्श वाचन यहाँ पर हो जाता है। दूसरा क्या है? अनुकरण वाचन। तो शिक्षक द्वारा उच्चारण को शुद्ध बनाना, वाचन में गति और अवरोह का, गति और प्रवाह का ध्यान रखना, वाचन के समय अर्थ की योग्यता का विकास करना। तो ये अनुकरण वाचन मतलब दोहराना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई है। सबसे पहले तो आदर्श वाचन होएगा, शिक्षक स्वयं वाचन करके बच्चों को सिखाएगा। फिर उसके बाद में अनुकरण वाचन होएगा, शिक्षक द्वारा जो बताया गया है, जो पढ़ाया गया है, उसका अनुसरण कराया जाएगा, उसको दोहराया जाएगा। दूसरा बिंदु है वाचनकर्ता के अनुसार सस्वर वाचन निम्न प्रकार के हैं। पहला प्रकार देखिए व्यक्तिक वाचन। एक व्यक्ति द्वारा आवाज़ किया जाना। माध्यमिक कक्षाओं में वाचन होता है, दोषों का निदान सरलता से हो जाता है। तो व्यक्तिक मतलब एक व्यक्ति के द्वारा वाचन। दूसरा है सामूहिक वाचन। तो दो या दो से अधिक छात्रों द्वारा आवाज़ सहित किए जाने वाले वाचन सामूहिक वाचन होते हैं। इस वाचन से बच्चों की झिझक दूर होती है। इसमें मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास का संचार पैदा होता है। सामूहिक वाचन 11 से 13 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए ही किया जाए। छात्रों की संख्या बहुत अधिक न हो ताकि पड़ोसी कक्षा की शांति भंग न हो। ये बिंदु हो गया। इसके बाद में मौन वाचन को लेकर के अगला बिंदु आता है। अपने अभी तक बात करी है सस्वर वाचन को लेकर के, अब बात करते हैं मौन वाचन को लेकर के। इसमें देखिए लिखित सामग्री को चुपचाप बिना किसी आवाज़ के पढ़ना, ये क्या कहलाता है? मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन दो प्रकार का होता है, गंभीर मौन वाचन और द्रुत मौन वाचन। गंभीर मौन वाचन में देखिए भाषा पर यहाँ पर अधिकार होता है, विषय वस्तु पर अधिकार करना, नवीन सूचना एकत्रित करना। तो ये गंभीर मतलब सीरियस मैटर में केंद्रीय भाव की खोज करना। और द्रुत वाचन मतलब सीखी गई भाषा का अभ्यास करना, साहित्य से परिचय करना, खाली समय का सदुपयोग, सूचना एकत्रित करना। तो द्रुत वाचन ये हो गया है। तो ये आपको कुछ बातें यहाँ पर की पॉइंट्स इनके ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब अपन बात करते हैं पढ़ने में कुशलता अर्जित करने के लिए आयोजित गतिविधियों के बारे में। पहला बिंदु है विभिन्न विषयों पर लेख, समाचार पत्र की खबरें, आलेख आदि को पढ़ करके समझना व अंतर करना। दूसरा बिंदु है विद्यालय में प्रार्थना सभा में समाचार पत्र पढ़ने सुनाने का जो कार्यक्रम है वो आ जाता है। तीसरा बिंदु है किसी पत्र पत्रिका में उपयोगी महत्वपूर्ण आलेख पर हर शनिवारीय सभा में छात्रों द्वारा सुनाने की यहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पर पढ़ने में कुशलता यहाँ पर अर्जित होएगी। चौथा बिंदु है प्रत्येक छात्र वाचनालय का प्रयोग करें। पांचवा बिंदु है विषय शिक्षक कई नवीन पुस्तक या फिर पत्रिका के बारे में उनकी अच्छाइयों विशेषताओं का उल्लेख करके छात्रों की रुचि विकसित कर सकते हैं। तो ये बिंदु यहाँ पर आएंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पुस्तकालय की उपयोगिता को लेकर के यहाँ पर प्रश्न आता है। तो पुस्तकालय के नियमित उपयोग से हमारी जानकारी का दायरा बढ़ने के साथ में ही दृष्टिकोण भी व्यापक बनता है। शिक्षक विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि जगाने के लिए
पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को अपने रुचि की पुस्तकें तलाशने, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करने ये अपेक्षा रहती है। विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी गई किताबों पर चर्चा और उनका हौसला बढ़ेगा तथा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में भी समर्थ हो सकेंगे। यहाँ इस बात को दृष्टिगत रखना चाहिए कि पुस्तकालय में पुस्तकों का संकलन स्तर और रुचि के अनुरूप होना चाहिए। बच्चों की स्तर और बच्चों की रुचि के अनुसार जब पुस्तकें होंगी तो बच्चों की पढ़ने में भी रुचि होगी। मौन वाचन से लाभ क्या क्या है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है। मौन वाचन से इससे देखिए ध्यान तो केंद्रित रहता ही है, लेकिन ऊंची कक्षा के लिए यह उपयोगी है, छोटे वर्गों के लिए उपयोगी नहीं है। दूसरा बिंदु आता है मौन वाचन से अभ्यास से पाठक कम समय में अधिक पढ़ लेता है और शीघ्र समझ लेता है। तीसरा बिंदु, इससे विचार संग्रह की प्रवृत्ति का संवर्धन होता है, बढ़ता है विचार संग्रह। और चौथा बिंदु है जीवन का अधिकांश वाचन मौन ही होता है। राजनीतिक, चिकित्सालय, स्टेशन आदि सब जगह की इसकी आवश्यकता होती है। राजनीतिक जगह पर, चिकित्सालय में, स्टेशन पर आदि जगह पर अपने को मौन रहना चाहिए। इसके बाद में पांचवा बिंदु है कि मौन पठन से वाचन शक्ति में तीव्रता आती है। विद्यार्थी किसी विषय को शीघ्र पढ़ने में समर्थ होता है। मौन पठन से विषय वस्तु को समझने में आसानी होती है। ग्रहित ज्ञान अधिक समय तक मस्तिष्क में रहता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है मौन वाचन के लाभ के अंतर्गत। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पढ़ने की क्षमता के विकास के लिए बालकों को दिए जाने वाले पाठ कौन कौन से हैं, क्या पाठ दे सकते हैं। तो पाठों की विषय वस्तु को समझने के लिए पठन की कुछ औपचारिकताएं भी होती हैं जिनका निर्वाह विषय वस्तु को समझने में सहायक होता है, जैसे आदर्श पाठ, अनुकरण पाठ, काठिन्य निवारण, भाव विचार विश्लेषण, सौंदर्यानुभूति, लेखक का उद्देश्य आदि। ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में पढ़ने की क्षमता के विकास के लिए हम कौन कौन सी विधियों को यहाँ पर अपना सकते हैं। निम्न विधाओं से संबंधित पाठ अपने को पढ़ने चाहिए। तो पहला यहाँ पर आता है कविता को लेकर के। कविता में यहाँ पर देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में स्थान स्थान पर कविताएं लिखी मिलती हैं जिन्हें समझना और आनंद लेना जरूरी है। कविता की समझ बनाने के लिए जरूरी है कि बार बार कविता का वाचन किया जाए। कविता वाचन में उच्चारण, स्वर, लय, आरोह अवरोह, गति, यति आदि का भी ध्यान रखा जाता है। वाचन के बाद में कविता के विचार, भाव, कल्पनाएं और शब्द चित्रों को व्यवस्थित ढंग से समझना भी जरूरी होता है। कविता का सौंदर्य अभिव्यक्ति भावों और विचारों में निहित होता है। तो शिक्षक के द्वारा उच्चारण करके उसका अर्थ समझा जाता है। पहले तो गा कर के उसका स्वराघात, आरोह अवरोह वो सारी चीज़ें समझाई जाती है और फिर देन उसके बाद में उसका अर्थ स्पष्ट करा जाता है। तो ये कविता पाठन के बारे में बिंदु हो गए हैं। और यहाँ पर अभिव्यक्ति और भाव सौंदर्य और विचार सौंदर्य ये आएंगे इसके सौंदर्य। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अभिव्यक्ति सौंदर्य के बारे में। तो इससे अभिप्राय है कि नाद और ध्वनि का सौंदर्य, वर्णों शब्दों दोनों की ही आवर्ती का सौंदर्य, अनुप्रास, यम, श्लेष आदि ये होंगे। भाव सौंदर्य में देखिए हर्ष, शोक, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, उत्साह आदि विविध भाव कविताओं में व्यक्त होते हैं। तो ये क्या रहता है, भाव सौंदर्य यहाँ पर रहता है। मम स्पर्शी स्थलों की पहचान करके उनका रसास्वादन किया जाता है। तो ये भाव सौंदर्य। विचार सौंदर्य में कबीर, तुलसी, रहीम, वृंद आदि के दोहों में विचार सौंदर्य उल्लेखनीय है। यदि हम कविता को समझ करके उसका आनंद लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि उसके शब्दार्थ बोध, व्याख्या और सौंदर्य बोध से रूबरू होकर के उन्हें समझने और कविता के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाएं। तो ये तीनों सौंदर्य यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं निबंध के बारे में। निबंध वाचन में देखिए इसको समझने के लिए पहले इसका प्रतिपाद्य अपने को देखना होगा। इसके लिए दृश्य, स्थान, प्रकृति का चित्रण है अथवा व्यक्ति के चरित्र का वर्णन। निबंध में लेखक अपना मत स्थापित करता है, उसके पुष्टि के लिए तर्क देता है। निबंध को समझते समय उसमें बिंब, उदाहरण, संदर्भों आदि विषयों में रोशनी में ही यहाँ पर देखा जाना चाहिए। निबंध में कहाँ कहाँ पर फोकस रहता है, बिंबों, उदाहरणों, संदर्भों के विषय में यहाँ पर बात रही। और उसके बाद में यात्रा वृत्तांत भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है कि यात्रा के विविध अनुभवों और प्रतिक्रियाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति ही यात्रा वृत्तांत कहलाती है। पहली बात तो यहाँ पर हो गया। और यात्रा वृत्तांत में निबंध और संस्मरण दोनों विधियों के तत्व पाए जाते हैं। फिर भी यह अलग विधा इसलिए है क्योंकि इसमें पल पल बदलते दृश्यों की सजीवता, अप्रत्याशित घटनाओं की रोमांचकता, कठिनाइयों का सामना करने का एहसास, घटनाक्रम की गतिशीलता आदि ऐसा आकर्षण यहाँ पर पैदा करते हैं जो इसे निबंध और संस्मरण से अलग करता है। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्त की समझ बनाने के लिए यात्रा का कारण, मार्ग में आने वाले दृश्यों, प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति आदि पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये यात्रा वृत्तांत में बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु आता है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज में देखिए इस विधा में प्रस्तुत दृश्यों, घटनाओं, समारोहों के विश्वसनीय वर्णन से लेखक की निजी अनुभूतियों एवं संवेदनाओं को माना जाता है।
मुख्य घटना वहाँ लेखक के जाने के कारण लेखक की बदलती मन स्थिति, उसके भावों, विचारों व प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण से रिपोर्टाज को पढ़ना समझना सरल हो जाता है। तो ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं रिपोर्टाज के बारे में। इसके बाद में 5वां बिंदु आ जाता है जीवनी। जीवनी में देखिए, जीवनी में अपने क्षेत्र की विशिष्ट शख्सियत की जिंदगानी का विवरण होता है। जीवनी की समझ के लिए विद्यार्थी शिक्षक को निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। पहली बात क्या है कि लेखक के चरित्र नायक के व्यक्तित्व, विचार, जीवन मूल्य और विशिष्ट परिस्थितियों में किए गए व्यवहार को कैसे कलमबद्ध किया जाता है, तो ये पहली बात। दूसरी बात, उसने संवर्ध व्यक्ति की महानता को कैसे व्यक्त किया है, वह आम आदमी से भिन्न कैसे है, तो वो बात। तीसरी बात यहाँ पर आएगी जीवनी में कि समस्याओं से निपटने में चरित्र नायक ने किस तरह से सूझबूझ का परिचय दिया है, तो वो बात आएगी। चरित्र नायक ने कौन कौन से गुण हैं, उनको प्रेरक कहा जा सकता है। तो जीवनी के लिए यहाँ पर बात आएगी कि जो जिसके बारे में अपन जीवनी लिख रहे हैं तो उसमें योग्यता क्या है, गुण क्या है, दोष क्या थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। इसके बाद में आत्मकथा को लेकर के बात आती है। किसी व्यक्ति की अपनी जीवन कथा आत्मकथा होती है। इसमें व्यक्ति के गुण और दोष दोनों का जिक्र होता है। यदि केवल गुणों का व्याख्यान कर दिया जाएगा तो आत्मकथा का दोष माना जाएगा। अपने दोषों को बताने की हिम्मत सब में नहीं होती है। आत्मकथा में पढ़ने समझने के लिए निम्नलिखित बिंदु होते हैं, जैसे लेखक ने जिन घटनाओं, समस्याओं, विषमताओं का जिक्र किया है तो उनका सामना कैसे किया, पहली बात। तो दूसरा, वे कौन से प्रसंग हैं जो लेखक की अच्छाइयों, बुराइयों को उभारते हैं, आपने भीतर उसके पढ़ करके कैसे भी भाव, विचार उभरते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का उल्लेख किस रूप में हुआ, उसने समायोजन हेतु लेखक के क्या प्रयास इसमें रहे हैं, वो बातें आएगी। आत्मकथा को पढ़ते समय संवृद्ध व्यक्ति के गुण दोषों की यहाँ पर समीक्षा से पाठक में विवेचन क्षमता आ जाती है, तो ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में 7वां है संस्मरण और रेखाचित्र। इसमें देखिए, संस्मरण को पढ़ते समय पाठक अतीत के गोते लगाता है अतीत में, और वह अतीत से जुड़े संदर्भों, प्रसंगों, परंपराओं आदि से रूबरू होता है। उसे संदर्भित व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को जानने का अवसर उसमें मिलता है। पढ़ने के दौरान पाठक को उन सब पहलुओं को अपने जीवन व आसपास के वातावरण से जोड़ करके देखना चाहिए। इससे संस्मरण को पढ़ने में आनंद और आएगा। इसमें आई बातों को हम आत्मसात भी कर पाएंगे। संस्मरण पढ़ते समय इस दृष्टि को अपनाएंगे तो हमारा पढ़ना अधिक सार्थक हो सकेगा, तो ये बिंदु रह गया। और रेखाचित्र में देखिए, रेखाचित्र में चित्रण प्रमुख होता है। किसी पात्र, घटना, चरित्र आदि को जीवंत रूप प्रदान करना ही इसका प्रमुख प्रयोजन होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है। इस विधा में लेखक विशेषणों, क्रिया विशेषणों के लंबे लंबे पद बंधों का प्रयोग अधिक रहता है। रेखाचित्र प्राय हमारे आसपास की जिंदगियों से जुड़े रहते हैं, इसलिए संदर्भित पठन के दौरान इन्हें अपने आसपास के जीवन संदर्भों से हमें जोड़ना चाहिए। इससे पठन में अधिक रोचकता और सार्थकता भी आ पाएगी। तो इस तरह से ये सारे बिंदु यहाँ पर अपने को ध्यान में रखने हैं, और ये अपना तीसरा यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हिंदी की इकाई 4 को अब अपन पढ़ते हैं। लिखने को लेकर के बात करेंगे, राइटिंग को लेकर के यहाँ पर बातें रहेंगी। 10 नंबर का यूनिट है। 10 नंबर के लिए आइए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं उन सब को लेकर के ब्रीफ में, बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक आपका आता है लेखन का अर्थ क्या है। यही महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है कि लिखना क्या होता है। तो लिपि का जो ज्ञान है वो प्राप्त करने के बाद में अपने विचार और अपने जो भाव हैं इनको लिखित रूप में व्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। लेखन कौशल के बारे में ये बात हो गई परिभाषा के रूप में। और विद्यार्थी लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भाषा के लिखित रूप को अपनाता है तथा अपने भावों और अपने विचारों को स्थायित्व प्रदान करता है। लेखन कौशल का एक महत्वपूर्ण जो उपयोग है, महत्वपूर्ण जो काम, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपने विचार, अपने जो भाव हैं इनको स्थायित्व प्रदान करना। इसमें बच्चों को पहले अक्षर चिन्हों की सुंदर बनावट सिखाई जाती है, तत्पश्चात उसको सुंदर भाषा में लेखन कार्य दिया जाता है। तो अक्षरों की सुंदर बनावट यहाँ पर काम महत्वपूर्ण रहता है। इसके बाद में लिखना सिखाने की विधियों को लेकर के महत्वपूर्ण अपने पास में टॉपिक आता है। पहली विधि आती है अपने पास में आकृतियों और रेखाओं की अभ्यास विधि। इसमें देखिए, भाषा वैज्ञानिक लेखन की शुरुआत को आकृतियों और रेखाओं को अभ्यास प्रशिक्षण से करने पर जोर देते हैं। इसके लिए वे कई तरह की आकृतियों का इस्तेमाल पर बल देते हैं, जिसके अभ्यास से बच्चा अक्षर विन्यास सरलता के साथ में सीखता है। तो रेखाओं और अलग अलग तरह की आकृतियाँ बना करके जिस तरह से चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ऐसे खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, गोल गोल लाइन, इस तरह से घुमा करके बच्चा अक्षर बनाना सीखता है। जैसे पहले तो ये लाइन सीखेगा, फिर ये लाइन सीखेगा इस तरह से, फिर ऐसे घुमाना सीखेगा,
फिर ऐसे करना सीखेगा तो ये क का यहाँ पर चित्र यहाँ पर क बन जाएगा, क बनाना सीख जाएगा बच्चा। तो ऐसे यहाँ पर अक्षरों का और रेखाओं का अभ्यास बच्चे को सिखाया जाता है। ये पहली विधि हो गई है। दूसरी विधि है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि यहाँ पर आपको रीट में भी काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण विधि रहती है, तो ज़रूर से याद कर लेना है। इसमें देखिए श्रीमती मोंटेसरी ने इस विधि से बच्चों को सिखाना प्रारंभ किया, इसलिए इसका नाम मोंटेसरी विधि। श्रीमती मोंटेसरी से संबंधित विधि है, इसलिए इसका नाम क्या है, मोंटेसरी विधि है। विधि पढ़ा और इसके बाद में इस विधि से वर्ण रचना 3 वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ करी जाती है। 3 वर्ष के बच्चे के यहाँ पर काम किए हैं। इस विधि को 2 स्तर हैं। इस विधि के 2 स्तर क्या हैं, पहला क्या है आधार का निर्माण और दूसरा है लेखन रचना। पहला आधार निर्माण में देखिए इसके अंतर्गत बच्चे को लकड़ी के गत्ते बने अक्षर दिए जाते हैं, उन पर उंगली फेरने को कहा जाता है। फिर अक्षरों के चारों ओर पेंसिल फेरने को कहा जाता है। एक मतलब कि अक्षर जो भी है, मान लो क अपने को बनाना है तो क बना हुआ एक फ्रेम देंगे। क बना हुआ फ्रेम है तो उसको कॉपी पे रखेगा फ्रेम को, और फ्रेम के चारों ओर लाइन खींच देगा तो क बन जाएगा। तो ये पहला आधार क्या हो गया, आधार निर्माण पहला, यहाँ पर पहली विधि इसकी पहला स्तर है ना। और दूसरा जो स्तर है वो है लेखन रचना। लेखन रचना में यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको क्लियर करता हूँ एक बार। लेखन रचना में क्या कहा गया है कि जब बच्चे की उंगलियां सध जाती हैं, बच्चे को अक्षर बनाना आ जाता है ढंग से ठीक प्रकार से, तो उसे अभ्यास हो जाता है। उसके बाद में स्वतंत्र रूप से वर्ण लिखने को कहा जाता है। मोंटेसरी विद्यालयों में इस विधि से लिखना सिखाया जाता है, किंतु देवनागरी लिपि के अक्षरों के आकृतियों के बीच में काटना कठिन है। इसके लिए प्लास्टिक के वर्णों की सहायता ली जा सकती है। आप ये चीज़ें नोटिस करते हैं कि इंग्लिश के फ्रेम आप देखते हैं इंग्लिश वर्णमाला के, तो वो उनको काटना, उनको फ्रेम में डालना वो आसान रहता है। पर हिंदी के वर्णों की बात करेंगे तो हिंदी को काटना, हिंदी के वर्णों को इस तरह से डिजाइन करना, या फिर श बन रहा है या फिर क्षत्रिय बन रहा है, तो ये काफ़ी कठिन काम रहता है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर हार्ड पड़ती है, इसका दोष ये रहता है। इसके बाद में तीसरी विधि आती है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में देखिए, अनुकरण विधि का मतलब है अनुसरण करके सीखना, दूसरे मतलब शिक्षक का अनुसरण या फिर साथी का अनुसरण। तो अनुकरण विधि में वर्ण रचना सिखाने की अत्यंत प्राचीन विधि है। अध्यापक बच्चे की कॉपी या स्लेट या पाटी पर पेंसिल से वर्ण पहले लिख देगा, बच्चा उसका अनुसरण करेगा। इस तरह से अध्यापक बच्चे को छोटे छोटे वाक्य भी लिखना सिखाते हैं। अभ्यास और वर्ण पहचान के बाद में बच्चे स्वतंत्र रूप से लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो अनुकरण विधि के लिए ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगली विधि है रूप अनुसरण विधि। रूप अनुसरण विधि, यह विधि वर्णों के अभ्यास के लिए बहुत प्रयोग की जाती है। इस विधि में अध्यापक वर्णों या फिर शब्दों की आकृतियों को बिंदुओं से अंकित करता है, फिर बिंदुओं को मिलाकर के वर्ण की आकृति बनाना सिखाता है। इससे बच्चे आनंद के साथ में सीखते हैं, जैसे डॉट 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 करते हुए बनाता है आकृति, तो वो यहाँ पर आ जाता है रूप अनुसरण विधि। इसके बाद में अगली है पेस्टालॉजी के लेखन शिक्षण। पेस्टालॉजी की लेखन शिक्षण की जो विधि है, इस विधि में वर्ण लेखन को टुकड़ों में विभाजित करते हैं और बच्चों को एक एक टुकड़े की आवर्ती बनाना सिखाते हैं। जो आकृति सरल है उसको पहले सिखाया जाता है, फिर उससे कठिन, आखिर में सबसे कठिन, अर्थात यह विधि सरल से कठिन की ओर बढ़ती है। तो पेस्टालॉजी विधि के बारे में ध्यान रखना है। छठे नंबर पर है विश्लेषण विधि। इसमें लेखन शब्द इन वाक्यों से प्रारंभ करवाया जाता है। बच्चे को चित्र दिखाया जाता है, चित्र के नीचे साथ में वस्तु का नाम लिखा होता है। बच्चे का ध्यान चित्र के पहले वर्ण की ओर यहाँ पर करा जाता है, आकर्षित करते हैं, और फिर वर्ण का खंड से लेखन कराया जाता है। जैसे पतंग का चित्र दिखाएंगे सबसे पहले तो, और फिर पतंग का चित्र यहाँ पर बनाने के बाद में, पतंग का चित्र दिखाने के बाद में पै कैसे बनेगा तो वो सिखाएंगे। सबसे पहले खड़ी लाइन खींचना, फिर उसके बाद में आड़ा यहाँ पर एल की तरह डिजाइन बनाना, फिर यहाँ पर पै इस तरह से बन गया, और यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर सिरोरेखा लाइन करना। तो ये सारा काम यहाँ पर वर्ण को लिखने को लेकर के रहेगा इस विधि के अंतर्गत। इसके बाद में अगली विधि आती है जॉन लॉक की लेखन शिक्षण विधि। जॉन लॉक की लेखन शिक्षण विधि में वर्ण को किसी अलग रंग की स्याही या रंग से कागज पर लिख दिया जाता है। बच्चे पेंसिल अथवा काली स्याही से लेखनी द्वारा उस पर अभ्यास करने को कहा जाता है। जैसा बच्चा अनुसरण विधि में करता है, इस तरह से बच्चे को लिखने का अभ्यास बच्चे को करवाया जाता है। जैसे कलम अगर अपने को लिखा हुआ दिख रहा है तो क अलग वर्ण का अलग कलर का लिखा रहेगा, थोड़ा सा डार्क, और लम इस तरह से रहेगा। तो क अलग रंग से लिखेंगे और बच्चा उस पर लेखनी फेरेगा। जैसे क बड़ा सारा लिखा हुआ है अलग कलर का, और यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार यहाँ पर, और ये अलग हो गया इस तरह से। तो बच्चा क्या करेगा,
कै अलग से दिख रहा है उसको, तो कै पर यहाँ पर अपना पेंसिल घुमाएगा और कै बनाना सीखेगा। तो इस तरह से बच्चा यहाँ पर वर्ण का निर्माण जो है वो सीख जाता है। तो ये 7वीं विधि यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में 8वीं विधि है व्यवहारिक विधि। इस विधि में देवनागरी वर्णों को उसकी आकृति साम्य के आधार पर सिखाया जाता है। पहले एक तरह की आकृतियाँ, फिर दूसरी तरह की आकृतियाँ सिखाई जाती है। इसलिए सबसे पहले वर्णमाला को विभाजित कर दिया जाता है। जैसे खड़ी पाई वाले अक्षर, वर्ताकार आकृतियों वाले अक्षर, इनको विभाजित कर दिए करके व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक विधि देवनागरी वर्णों को आकृति साम्य के आधार पर इनको बांट करके फिर सिखाते हैं। सबसे पहले आसान जो है, आसान को अलग यहाँ पर खड़ी पाई में बांट लिया, जो कि ग, मैं, भय, झ, पै, श, फ, ए, आ, ओ, अंग, है, ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे। और वर्ताकार जो आकृतियाँ हैं जैसे वै, बै, ख, कै, य, थ, घ, ये सारे वर्ताकार आकृतियाँ हैं। तो 2 समूहों में इनको बांट लिया है इस विधि से। इस विधि को व्यवहारिक विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विधि में देवनागरी जो है, देवनागरी वर्णों की रचना को सीधे समझ करके लेखन सिखाया जाता है। तो ये व्यवहारिक विधि कही जाती है। इसके बाद में 9वीं विधि क्या है? चित्र विधि। इस विधि के मूल में लिपि का विकास प्रक्रिया वाली सोच है। मूलतः लिपि का विकास चित्रों द्वारा ही हुआ है। सर्वप्रथम बच्चे को चित्र बनाना सिखाया जाता है। बच्चा रुचिपूर्वक उस गतिविधि में भाग लेता है। वस्तुओं के चित्र बनवा करके चित्र का नाम लिखवाया जाता है। बच्चे को चित्र शब्दों और वाक्यों की रचना आने के बाद में एक दूसरे से जुड़े वाक्यों को लिखवाना प्रारंभ करना चाहिए। जैसे मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे घर के पास ही विद्यालय है, इस तरह के वाक्यों को लेकर के। और इसके बाद में आगे आता है अगला टॉपिक अपना, लेखन अभ्यास या फिर रचना अभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व बालक में क्या क्या क्षमताएं आ जानी चाहिए। तो लिखना यहाँ पर कब शुरू बच्चा कर सकता है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, लेखन कौशल की विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं जिनका प्रयोग करके शिक्षक बच्चे को लेखन कौशल सिखा सकते हैं। प्रारंभिक स्तर की शुरुआत श्रवण मौखिक कौशल अभिव्यक्ति की शिक्षा से होती है। इसके बाद में पठन कौशल के प्रति बच्चों में रुचि जगाने का प्रयास होता है। लेखन कौशल अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए कुछ विशेष बातों का होना आवश्यक है, जरूरी है। पहला बिंदु देखिए, अक्षरों की आकृतियों के अंतर को देख पाना कि कौन सा अक्षर कैसे बन रहा है, तो वो आकृति यहाँ पर आ जाएगी। इन अंतरों को मस्तिष्क में रखना, इनको याद भी रखना और लिखते समय इन अंतरों को ध्यान रखना। प्रतीकों के जरिए अपनी बात रखने के कौशल के लिए तैयार रहना। चिन्ह प्रतीकों को अपने भावों या विचारों को व्यक्त करने का माध्यम बनाने के लिए तैयार रहना। तो ये सारे बिंदु यहाँ पर है। लेखन कौशल का विकास बच्चों में एक नहीं हो सकता है क्योंकि लेखन कौशल में कई पक्ष जुड़े रहते हैं। जैसे शारीरिक पक्ष जुड़ा रहता है, उंगलियों का परिचालन, बैठने का ढंग आदि। मानसिक पक्ष जुड़ा रहता है, अमूर्त प्रतीकों और चिन्हों की पहचान और समझ। सामाजिक पक्ष जुड़ा रहता है जिसमें भाव अभिव्यक्ति, जरूरत और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को एक और माध्यम के रूप में। तो ये तीनों पक्ष यहाँ पर काम रहते हैं। तो लेखन एक आसान यहाँ पर एकाएक नहीं सीखा जाता है, धीरे धीरे अभ्यास से सीख सकता है। लेखन के प्रभावी चरणों को लेकर अगर प्रश्न आता है तो लेखन के प्रभावी चरण कौन कौन से हैं? लेखन के प्रभावी चरण, योजना के चरण। तो पहला है विषय का चयन, दूसरा है शीर्षक निर्धारण, तीसरा है विषय पर चर्चा करवाना, चौथा है रूपरेखा बनाना, पांचवा है आवश्यक संदर्भ सामग्री जुटाना, छठा है अभिव्यक्ति हेतु विधा का चयन, सातवां है भाषा शैली का चयन, आठवां है आवश्यक संशोधन, नौवां है परिवेशगत व्यवहारिक अनुभवों को सम्मिलित करना और 10वां है प्रस्तुतिकरण। तो इस तरह से लेखन को अपन प्रभावी बना सकते हैं। थोड़ा चीज़ें आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले तो टॉपिक अपन चूज करेंगे, विषय का चयन करेंगे, फिर उसके बाद में उसका टाइटल डिसाइड करेंगे, निर्धारण करके विषय पे चर्चा करेंगे, रूपरेखा उसकी बनाएंगे, आवश्यक उसकी संदर्भ सामग्री, उस टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए क्या क्या सामान अपने को लगने वाले हैं तो वो सारी सामग्री तैयार करेंगे। अभिव्यक्ति के लिए किस विधा से अपन सिखाएंगे तो वो तैयार करेंगे। भाषा शैली अपनी क्या रखनी है वो तैयार करेंगे। आवश्यक संशोधन उसमें कर लेंगे, कोई गड़बड़ है तो उसको देख लेंगे पहले। और व्यवहारिक जो अनुभव है वो भी उसमें शामिल करेंगे, व्यवहार से जोड़ेंगे और फिर प्रस्तुत कर देंगे। तो ये लेखन के प्रभावी चरण यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला अपने पास में टॉपिक आता है, लेखन के उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला उद्देश्य है बालकों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियम और उचित विराम चिन्हों का ज्ञान प्राप्त हो जाए। दूसरा उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के विभिन्न रूप, सूक्तियों आदि का प्रसंगानुकूल प्रयोग करने में विद्यार्थी सक्षम हो जाए। तीसरा उद्देश्य है अक्षरों को सुंदर और अच्छे ढंग से लिखना सीखना बच्चे को आ जाए। और चौथा उद्देश्य है शब्द भंडार में वृद्धि हो जाए। पांचवा उद्देश्य है प्रश्नोत्तर लेखन की क्षमता विकसित हो जाए। छठा उद्देश्य क्या है? शब्दानुसार वाक्य रचना का अभ्यास हो जाए।
और सातवां उद्देश्य क्या है, स्वतंत्र आत्माभिव्यक्ति हेतु लेखन दक्षता विकसित हो जाए। तो यहाँ पर ये 7 उद्देश्य ध्यान रखने हैं लेखन के। इसके बाद में सुंदर लेखन में संभावित त्रुटियां क्यों होती हैं, तो त्रुटियों के कारण क्या क्या हैं सुंदर लेखन के लिए। पहला कारण है त्रुटि का, छात्र शब्दों की बनावट में गंभीरता से नहीं लेते हैं शब्दों की बनावट को। अक्सर बड़े कभी छोटे टेढ़े मेढ़े लिखते हैं, तब वो सुंदर नहीं हो पाता है। सिरोरेखा छोटी कलात्मक टेढ़ी मेढ़ी लिखते हैं या सिरोरेखा लगाते ही नहीं है। सिरोरेखा कौन सी होती है, ऊपर वाली लाइन ये, तो ये नहीं लगाते हैं तो भी अक्षर सुंदर नहीं होते हैं। शब्दों के मध्य उचित दूरी का न होना, तो ये सारे कारण रहते हैं जो कि सुंदर लिखावट को प्रभावित करते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है, सुंदर सुंदर लिखना है। लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों का अगर लेकर के प्रश्न आता है तो लिखित अभिव्यक्ति को कौन से कारक प्रभावित करेंगे। पहला कारक है प्राकृतिक परिवेश, दूसरा है परंपराएं रीति रिवाज, तीसरा है रहन सहन, चौथा है वेशभूषा, पांचवा है बोलचाल की भाषा, छठा है उत्सव मेले और त्यौहार, सातवां है खेलकूद, आठवां है मित्र मंडली और विद्यालयी वातावरण आदि, जो कि लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ये कारक ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में अंतर को लेकर के भी अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। लिखित अभिव्यक्ति और मौखिक अभिव्यक्ति में अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए, लिखित अभिव्यक्ति मूर्त है और मौखिक अभिव्यक्ति अमूर्त है। लिखित अभिव्यक्ति मूर्त का मतलब है कि जो भी अपने को जैसे स्थायित्व, जो अपने मन में भाव विचार जो है उनको अपन स्थायित्व दे सकते हैं, मूर्त यहाँ पर कर सकते हैं। और मौखिक अभिव्यक्ति जो कि बात बोल दी पर वो स्थायी नहीं है या मतलब रिकॉर्डेड नहीं है, तो वो अमूर्त हो गई है। और दूसरा क्या है, लिखित अभिव्यक्ति स्थायी है और पूर्णकालिक है कि बाद में भविष्य में भी अपने काम आ सकता है लिखा हुआ। और मौखिक जो है वो तुरंत क्षण भर रहा कि जब बोला उसी समय काम आया, अस्थायी रहा और तत्कालिक यहाँ पर रहा। तीसरा बिंदु क्या है, अधिक ऊर्जा और समय की आवश्यकता यहाँ पर होगी। लिखने में काफ़ी समय लग जाता है, जैसे आपकी जो सेकेंड ईयर एग्जाम्स को लेकर के, फर्स्ट ईयर एग्जाम्स को लेकर के काफ़ी सारे नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, तो लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सारी चीज़ें पहले देखनी पड़ती है कि कौन सा शॉर्ट मटेरियल है, कौन कौन से टॉपिक्स को मेंशन करना है, किसको हटाना है, तो वो सारी चीज़ें अधिक ऊर्जा और समय यहाँ पर आवश्यकता इसमें पड़ती है। जबकि मौखिक अभिव्यक्ति में कम ऊर्जा और कम समय की आवश्यकता रहती है। इधर आप देखेंगे सुधार की गुंजाइश यहाँ पर रहती है लिखित में, और यहाँ पर मौखिक में क्या रहता है कि एक बार बोल दिया तो सुधर नहीं सकता है। जैसे लिखित में कई बार हो सकता है कि मिस्टेक कहीं किसी सेंटेंस में आ जाती है तो उसको अपन करेक्शन कर लेते हैं, पर मौखिक जब मैंने बात बोल ही दी है तो उसमें बोली हुई बात को कैसे करेक्शन करेंगे, क्योंकि वो तो भूतकाल में चली गई एक बार बात बोलने के बाद में, तो वो यहाँ पर हो गया है। पांचवा बिंदु क्या है कि लिखित भाषा स्थान और समय अनुसार बदलने क्या यहाँ पर समय लेती है, और किंतु स्थानीय यहाँ पर भाषा लगातार बदलती रहती है, ये बात होगी। अप्रत्यक्ष व्यक्ति को भी विचार प्रकट यहाँ पर कर सकते हैं, पत्र इत्यादि के माध्यम से अपन दूर दराज यहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति भेज सकते हैं। जबकि मौखिक जो व्यक्ति है वो टेलीफोन के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति हो सकती है, अदरवाइज अपने फेस टू फेस यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति होती है। तो ये आपको अंतर ध्यान रखना है दोनों के बारे में। इसके बाद में लेखन के स्तरों को लेकर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। लेखन के स्तर में यहाँ पर देखिए शुरुआती स्तर, पहला स्तर क्या है, शुरुआती स्तर। इसमें प्राथमिक कक्षाएं 2-2 के छात्र छात्राओं को अक्षर लिखना, उनकी बनावट का अभ्यास करवाना, अच्छे लेख की ओर प्रेरित करना, लेखन की गति, वर्तनी की शुद्धता, विराम चिन्हों का प्रयोग, वाक्यों का चयन और प्रारंभिक व्याकरण से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। इस प्राथमिक स्तर पर बच्चों की अभिव्यक्ति, आड़ी तिरछी रेखाओं, प्रतीकात्मक चित्रों, सही शब्द के चयन को यहाँ पर समिति यहाँ पर मिलती है। प्राथमिक ज्ञान में आड़ी तिरछी लाइनों तक ही यहाँ पर बच्चा सीमित रहता है। तो प्राथमिक स्तर शुरुआती स्तर हो गया। दूसरा है अभिव्यक्ति का स्तर। अभिव्यक्ति का स्तर में इसमें देखिए बच्चे पढ़ी हुई बात का आत्मीकरण करके कहीं ना कहीं उसे अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले बच्चों का भाषा बोध, सौंदर्य बोध और साहित्य बोध आकार ले रहा होता है। बात का ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते हैं, अपितु अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ, ऐसा कब हुआ, क्या कारण थे। तो ऐसा सवाल बच्चा करने लग जाता है, तो अभिव्यक्ति का स्तर यहाँ पर बढ़ जाता है। अगला टॉपिक अपने पास में यहाँ पर आता है लेखन कौशल में उपचारात्मक शिक्षण से पहले की जरूरी बातें। लेखन कौशल में अगर कहीं पर गड़बड़ कोई है, लेखन कौशल सुंदर नहीं है, तो वहाँ पर अपने को उपचार कैसे करना है, तो उसकी ज़रूरी बातें कौन कौन सी है। तो बच्चों को श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति की जांच कर लेनी चाहिए कि बच्चे को जो पता है, जो भी मटेरियल, जो भी टॉपिक, तो वो शुद्ध यहाँ पर अक्षरों की बनावट वगैरह पता है या नहीं पता है,
ठीक जानकारी, ऑफिशियल जानकारी है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बच्चों को उनकी गलतियां सबके सामने न बताएं, क्योंकि सबके सामने गलतियां बताने से बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा लज्जा, थोड़ा सा हीन भावना वो अपने अंदर सोचने लगता है। तो अलग से उसको बताएं कि आपने यहाँ पर गलती करी है और इसको ऐसे सुधार लेना है, तो वो यहाँ पर हो गया है। विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तन न करके अलग विकल्प बताना। प्रस्तावित शुद्ध रूप की अपेक्षा अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। और शुद्ध लेखन को तर्क के आधार पर देखने की योग्यता पैदा करना। और दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, दोष की ओर इंगित करने वाला नहीं होना चाहिए। रचनात्मक ढंग से अभ्यास कार्य करवाना चाहिए। तो ये सारे आपको उपचारात्मक शिक्षण के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए लेखन, लिखित अभिव्यक्ति का मूल्यांकन को लेकर के प्रश्न आता है कि मूल्यांकन कैसे करेंगे लिखित अभिव्यक्ति का। शिक्षक अगर अपना स्वमूल्यांकन एवं साथी शिक्षकों का मूल्यांकन कर पाते हैं तो वे निश्चित ही अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। इसलिए उन्हें आपस में सदैव सामूहिक गतिविधियों से जुड़ा रहना होगा और एक दूसरे के प्रति समझ को विकसित करके व्यापक चर्चाएं करनी होगी। साथी शिक्षकों की लिखित अभिव्यक्ति के मूल्यांकन विभिन्न आधार यहाँ पर रहेंगे। भाषा के आधार पर कैसे मूल्यांकन करेंगे कि हम अपने साथी शिक्षकों की लिखित अभिव्यक्ति में भाषा शैली, शब्दों का चयन कैसे किया गया है, व्याकरण सम्मत भाषा है या नहीं है, सैद्धांतिक उद्देश्यों से संबद्धता है या नहीं है, आदि बिंदुओं के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। यथा संभव कमियों पर चर्चा भी कर सकते हैं और उनको कमियों को दूर भी कर सकते हैं। इससे सभी को सामूहिक रूप से अपनी कमियों को दूर करने का मौका प्राप्त होगा। इस प्रकार से मूल्यांकन सही दिशा में यहाँ पर होएगा, समग्र दिशा में होने वाला मूल्यांकन होएगा। दूसरा बिंदु है विषय वस्तु के आधार पर। हम अपने साथी शिक्षकों की लिखित अभिव्यक्ति में विषय वस्तु से संबद्ध उदाहरण, क्रमबद्धता, रोचकता, लेख के विस्तार अथवा सुगठन के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये दूसरा बिंदु हो गया है। तीसरा बिंदु है प्रस्तुतिकरण के आधार पर। साथी शिक्षकों की अभिव्यक्ति का प्रस्तुतिकरण त्रुटिहीन हो, इसके लिए वर्तनी, सुलेख, विधागत प्रारूप के अतिरिक्त भाषाई प्रवाह, स्पष्टता, क्रमबद्धता, तार्किकता आदि का निर्वाह किया जाना चाहिए। ये बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में अगला बिंदु आता है प्राथमिक स्तर पर आकलन कैसे करेंगे, आकलन के तरीके कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए चित्रों को लिखवाना, लिखने को दैनिक ज़रूरतों से जोड़ना। दूसरा है लिपि चिन्हों की सुंदर सुडौल बनाना, सुनी हुई घटनाओं को लिखना, कविता में अपने अनुभवों को जोड़ करके लिखना, शब्दों के अर्थ जान करके लिखना, दूसरों द्वारा कही गई बात को समझ करके लिखना, पत्र लिखना आदि यहाँ पर बिंदु आएंगे। इसके बाद में लेखन की रूपरेखा बनाना क्यों आवश्यक है, एक अंतिम टॉपिक यहाँ पर महत्वपूर्ण, लेखन की रूपरेखा अपने को क्यों बनानी चाहिए। तो विधा व भाषा शैली के चयन के बाद में की यह स्थिति है रूपरेखा बनाना क्यों जरूरी है। रूपरेखा अभिव्यक्ति की क्रमबद्धता और प्रवाह का निर्धारण करती है। संपूर्ण अभिव्यक्ति को प्रारंभ, मध्य और समापन में विभक्त किया जा सकता है। लेख को क्रमबद्ध करने, सभी पक्ष पर समान चिंतन सामग्री प्रस्तुत करने, विषय की संपूर्णता आदि के लिए पूर्व चिंतन यहाँ पर रूपरेखा बनाना आवश्यक होता है। तो ये इस तरह से आपको इस यूनिट के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। हिंदी का 5वां इकाई अब पढ़ते हैं। हिंदी का 5वां इकाई नाम है साहित्य के विविध पहलू। 5 नंबर का आपका इकाई है 5वां इकाई। कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उनको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं साहित्य है क्या, उस बारे में भी जरूरी हो जाती है चीज़ें कि साहित्य किसे कहते हैं। तो मानव जीवन के रागात्मक अनुभवों को शब्दमयी व्यंजना को इनको साहित्य कहते हैं। रागात्मक अनुभव की शब्दमय व्यंजना। साहित्य जीवन की व्याख्या है। साहित्य क्या है, अपने जीवन की व्याख्या को कहते हैं। सत्य की साधना, सौंदर्यानुभूति, लोकमत की उदात्त जो भावना है, इसको साहित्य के ये सनातन मूल्य हैं। प्रश्न आ जाए मान लो 1 नंबर का कि साहित्य के सनातन मूल्य क्या है, तो सत्य की साधना, सौंदर्यानुभूति, लोकमत की उदात्त भावना, ये सारे क्या है साहित्य के सनातन मूल्य। आज़ादी से पूर्व अधिकतर रचनाएं देशभक्ति, नैतिकता, राष्ट्र गौरव पूर्ण था। आत्मविश्वास, आज़ादी के लिए संघर्ष बाल साहित्य के विषय का केंद्र बिंदु था। तो ये कुछ बिंदु आपको साहित्य परिभाषा के अंतर्गत ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बाल साहित्य को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस हमारा जो है वो 5वीं तक का शिक्षक बनने को लेकर के वहाँ पर बातें हो रही है। तो बालकों को ऊपर यहाँ पर बेस्ड सिलेबस है, तो बाल साहित्य के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। बाल साहित्य का अर्थ और परिभाषा। गद्य पद्य की सरल छोटे छोटे वाक्यों में वे रचनाएं जो बालकों के लिए उपयोगी हों जैसे, उनको बाल साहित्य कहते हैं। बाल साहित्य में लेखक बालक जैसा स्वयं अनुभव करता हुआ रोचक आकर्षक रचना करता है। इसमें कठिन शब्दावली, व्यंजन गुच्छ, लंबे वाक्य, विस्तृत आकार की रचनाएं आदि नहीं होती है। यहाँ पर क्या रहता है, बालक जैसा खुद को स्वयं अनुभव करते हुए लेखक रचनाएं करता है और बिल्कुल सरल शब्दावली, बिना किसी व्यंजन गुच्छ के कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लेता है जो कि बच्चों को समझ में ना आए, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में सारी चीज़ें रहती है। तो ये बाल साहित्य की परिभाषा हो गई है। बाल साहित्य परिचय को लेकर के प्रश्न आता है, तो परिचय में देखिए
हिंदी बाल साहित्य की एक समृद्ध परंपरा है। पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा, साहित्य सागर, जातक कथा एवं अन्यान्य संस्कृत कथा साहित्य की गौरवमयी धरोहर इसे मिली है। राजा रानी, पशु पक्षी, परी दानव, देवी देवता, महापुरुष, लोक जीवन से ग्रहित पात्र इन कथा प्रसंगों में पिरोए हुए रहते हैं। कविता कहानी बच्चों के बीच में सर्वाधिक लोकप्रिय विधाएं हैं। अपनी संगठनात्मकता के कारण से कविताएं इन्हें सहज ही कंठस्थ हो जाती हैं। वे कहानियाँ उन्हें प्रिय लगती हैं जो रोचक और कौतूहलपूर्ण होती है। तो ये कुछ बातें आपको साहित्य परिचय में ध्यान रखनी है, बाल साहित्य परिचय में। इसके बाद में आज जो साहित्य लिखा जा रहा है, अब वर्तमान साहित्य की बात आ जाती है, वह दो प्रकार का है, पारंपरिक और आधुनिकतावादी। पारंपरिक बाल साहित्य के अंतर्गत वह बाल साहित्य आता है जो कि भाव अथवा शैली किसी भी दृष्टि से अपनी पूर्व परंपरा से भिन्न नहीं है। वहीं देश प्रेम, विद्यालय, तितली, चिड़िया, हाथी, बादल, पानी, होली जैसे विषयों पर लिखी जाने वाली घिसी पिटी शैली की रचनाएं होती है, वो क्या है, पारंपरिक, जो कि परंपराओं से चली आ रही है। और आधुनिकतावादी की दूसरी कोटि क्या है, साहित्य में एक हमें नवीन, मौलिक और आधुनिक दृष्टि चेतना समन्वित, इसे कहते हैं नवीन वाली। तो यह है साहित्य मूल्यपरक है। इसमें आधुनिक जीवन का सफल समाहार है। गुणवत्ता की दृष्टि से इसका महत्व असंदिग्ध है। नए विषयों को नए शिल्प में प्रस्तुत करने के साथ साथ वह बच्चों का मन मोहने में भी पीछे नहीं है। कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रावृत्त, नाटक, जीवन संस्मरण आदि विविध विधाओं में यह श्रेष्ठ बाल साहित्य हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं शैली के आधार पर साहित्य की विधाएं कितनी हैं, ये भी प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है। तो गद्य, पद्य और चंपू, यहाँ पर 3 आपको ध्यान रखने हैं। और ये सेम टॉपिक आपको संस्कृत में भी हमने पढ़ा है, तो जरूर से याद कर लेना है कि साहित्य की विधाएं क्या है। रचनाकारों को लेकर के प्रश्न आए थे संस्कृत में, आपको याद आ रहा होगा, तो वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है पहले। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं इसके बाद में कविता को लेकर के। कविता पढ़ाना एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है। बिंबों को ग्रहण करते हुए कविता में व्यक्त विचार भावों को अपने अनुभव का हिस्सा बनाना, विद्यार्थियों से साझा करना इसके महत्वपूर्ण आयाम हैं। कविता अध्यापन में अध्यापक की रुचि, काव्य की जानकारी, वाचन की स्पष्टता, सौंदर्यानुभूति का होना नितांत आवश्यक है। कविता के सौंदर्य तत्वों की बात आती है तो विचार सौंदर्य, भाव सौंदर्य और कल्पना सौंदर्य, और यहाँ पर शैली सौंदर्य, तो 4 सौंदर्य ध्यान रखने हैं। सौंदर्य बोध के लिए कविता में कम और उचित शब्दों का प्रयोग, आवश्यकता अनुसार अलंकार और बिंब योजना का निर्माण करना चाहिए। तो ये कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं छंद युक्त कविता के बारे में। इसमें देखिए, वर्ण, मात्रा, पद, यति आदि के नियमानुसार नियमानुरूप प्रयोग से निर्मित कविता छंदयुक्त कविता कहलाती है। उदाहरण देखिए, कभी रहती न स्वरत के बस होकर के, समर्पण भाव नित्य रखूं मन में घर के, परंतु सदैव धार स्वतंत्र विचार रहूं, जरा नहीं ध्वंस दर्पण भरा अधिकार सहूं। तो ये कविता का उदाहरण, छंदयुक्त कविता ध्यान रखनी है 4 लाइनों में इस तरह से। और यहाँ पर उदाहरण आपने लिख लिया है। अब हम बात करते हैं कहानी को लेकर के। कहानी का एक मूल प्रतिपाद्य कहना होता है। कहानी का मूल क्या है, प्रतिपाद्य कहना। तो कहानी की प्रवृत्ति के अनुसार किसी न किसी तत्व पर अधिक बल दिया जाता है और किसी तत्व पर कम भी बल दिया जाता है। कहानी के विभिन्न प्रकार और शैलियाँ इसी विविधता के कारण बनती है। कहानी के 2 प्रमुख पक्ष होते हैं, एक वस्तु पक्ष और दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष। कहानी की भाषा में मुहावरे, लोकोक्ति, व्यंजना, लक्षणा आदि का प्रयोग करते हुए बातचीत के माध्यम से हम कहानी को, अभिव्यक्ति पक्ष को यहाँ पर उभार सकते हैं। कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है। कहानी शिक्षण से बच्चों को क्या लाभ है। तो विद्यार्थियों में कहानी की विषय वस्तु की समझ बनाना, कहानी की शैली विशेष से परिचित होना, कहानी में आए नए शब्दों मुहावरों से विद्यार्थियों को अवगत करवाना, कहानी से अपने शब्दों को कहने की कुशलता अर्जित करना, कहानी के सौंदर्य पक्ष से अवगत करवाना। कहानी अध्यापन के दौरान सावधानियां क्या रखी जानी चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। तो कहानी कोई अंतिम सत्य नहीं है, इसमें 19-20 हो सकने कहानी की प्रवृत्ति के अनुसार तत्वों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। कहानी कथन प्रमुख है, कहानी आद्यांत क्रमबद्ध और प्रभावपूर्ण कही जाए, तो ये सावधानियां रखी जानी चाहिए। इसके बाद में अगला बिंदु आता है संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर आपको बताना है। रेखा चित्र कहानी के, यहाँ पर 2 बार कहानी हो गया, कहानी के रेखा चित्र कहानी के नज़दीक की विधा है तो संस्मरण निबंध विधा के नज़दीक है। संस्मरणों में अतीत की परिवेश अनिवार्य है और रेखा चित्र में समकालीनता की झलक है। संस्मरण में लेखक की उपस्थिति अनिवार्य है, रेखा चित्र में यह आवश्यक नहीं है। इसके सोपान क्या है, प्रस्तावना, कक्षा, अभिनय विधि, मंच अभिनय प्रणाली और व्याख्या विधि। तो 4 इसके सोपान हैं संस्मरण और रेखा चित्र के। इस तरह से कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और आगे देखिए, पत्र के बारे में बात करते हैं। तो किसी बातचीत को जब हम लिपिबद्ध करते हैं तब उसे पत्र कहा जाता है। पत्र के 2 भाग हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र।
ये बात रही पत्र का महत्व को लेकर के प्रश्न आता है कि पत्र का महत्व बताइए। तो पत्र अत्याधुनिक साधनों के होते हुए भी पत्र का अपना महत्व है। पत्र विभिन्न स्थानों में रहने वाले संबंधियों तथा मित्रों से संपर्क बनाए रखने का प्रमुख साधन है। कहीं सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों तथा व्यापारियों द्वारा विभिन्न सूचनाएं आदान प्रदान करने हेतु भी पत्रों का ही सहारा लिया जाता है। औपचारिक पत्र के रूप परिपत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ज्ञापन, अनुस्मारक पत्र, प्रार्थना पत्र आदि इसके रूप हैं। ये बात होगी पत्र को लेकर के। नाटक और एकांकी को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एकांकी में सीमित स्थान, अल्प समय, कम पात्र होते हैं, परंतु नाटक में विस्तृत कथानक, अधिक पात्र, दीर्घकाल होता है। एकांकी शिक्षण की प्रमुख विधियाँ: आदर्श अभिनय विधि, कक्षा अभिनय विधि, मंच अभिनय विधि, व्याख्या विधि। अगला बिंदु यहाँ पर आता है आदर्श अभिनय विधि को लेकर के बात करते हैं तो इसमें शिक्षक द्वारा सभी पात्रों के संवाद, स्वगत कथन, दृश्य विवरण आदि का वाचन किया जाता है और उसके बाद में वाचन करते समय उसके द्वारा आरोह अवरोह, हाव भाव, गति आदि का भी ध्यान रखा जाता है। तत्पश्चात छात्र छात्राओं को अनुकरण वाचन करने के निर्देश दिए जाते हैं, अनुसरण करवाया जाता है। बीच बीच में आवश्यकता अनुसार कुछ अंशों की व्याख्या भी प्रस्तुत करी जाती है, तो इस तरह से रहता है काम। और दूसरा कक्षा अभिनय विधि, जिसमें अभिनय करके बताया जाता है, तो इसमें अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग भूमिका दी जाती है, फिर भी उचित हाव भाव और आरोह अवरोह व प्रसंगानुकूल पात्रों के संवाद बोलते हैं। शिक्षिका या फिर शिक्षक आवश्यक अंशों की व्याख्या बालक बालिकाओं के सहयोग से करते हैं। भाषा शैली, चरित्र चित्रण, जीवन मूल्यों की स्थापना का विश्लेषण कहानी शिक्षण के समान ही होता है, तो ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरी बिंदु आती है कि मंच अभिनय प्रणाली। इसमें रंगमंच पर एकांकी को खेला जाता है। एकांकी के दृश्य एवं संवादों के लिहाज से यह प्रणाली उत्तम है, परंतु श्रम साध्य एवं अर्थसाध्य भी। स्कूलों में प्राय इस तरह के संसाधन भी मौजूद नहीं हैं। इनमें बीच का रास्ता विभिन्न प्रकार के मुखौटे बना करके पात्रानुसार संवाद करें। हालांकि ये सब बातें नाटक एकांकी की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, तो ये बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आपको व्याख्या करके बताना है, तो इस विधि में शिक्षक शिक्षिका द्वारा पठन एवं व्याख्या प्रस्तुत करी जाती है। इसके द्वारा प्रश्नोत्तर प्रणाली तथा कथा वस्तु की स्पष्टीकरण, पात्रों का चरित्र चित्रण, संवाद की विशेषताएं, विविध भाव और अनुभूतियों की विवेचना करी जाती है और व्याख्या देकर के यहाँ पर समझाया जाता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं पत्र साहित्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, ये भी कई बार प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को इस विधा में लिखे गए साहित्य की जानकारी प्रदान करना। दूसरा बिंदु अन्य विधाओं से इस विधा की तुलना करना। अनौपचारिक औपचारिक पत्रों से अलग करने, पत्र साहित्य की समझ बनाना। पत्र की भाषा शैली सहज, सरल और बातचीत परक होती है। इसकी पहचान विद्यार्थी, शिक्षकों व बच्चों को प्रदान करना। तो ये कुछ आपको उद्देश्य इसके ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बाल साहित्य का प्राथमिक स्तर पर क्या महत्व है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए क्या महत्व रखता है बाल साहित्य, तो उस बारे में प्रश्न आता है। देखिए प्राथमिक स्तर पर बालक की भाषा विकास में बाल साहित्य की सर्वाधिक भूमिका रहती है। छोटे बालक अपने परिवेश में निरंतर भाषा सीखते रहते हैं। विद्यालय में वह अच्छी तरह भाषा सीखता है, वह अपने विचारों भावों को अपनी मातृभाषा में व्यक्त करता है। बाल साहित्य पढ़ते पढ़ते बच्चे से कुछ इस प्रकार की शक्तियों का सहज विकास हो जाता है कि वह संप्रेषण के स्तर पर आकलन करने लगता है। बाल साहित्य से बच्चे में आकलन की शक्ति का विकास होने लगता है। इसमें बोलने की कला, भाषा शक्ति का विकास होता है। बाल साहित्य में बच्चों के शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। तो ये बाल साहित्य के प्राथमिक स्तर यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और बाल साहित्य के अंतर्गत जो पत्र पत्रिकाएं हैं जैसे बालहंस, बाल पत्रिका वगैरह, तो वो भी आपको नाम ध्यान रखने होंगे। सरकारी पत्र के नाम यहाँ पर बात आती है कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं, तो सरकारी पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। प्राय ये पत्र एक कार्यालय, विभाग या मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को लिखे जाते हैं। आपके डीएलएड के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो वो आपके लिए थोड़ी आते हैं, वो पंजीयक विभाग से डाइट के लिए भेजे जाते हैं, तो वो नोटिफिकेशन वगैरह रहते हैं। तो वो क्या रहता है, एक सरकारी पत्र रहता है। ये पत्र एक निश्चित प्रारूप में होते हैं और वहाँ पर जब आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो नीचे क्या लिखा हुआ रहता है कि आप सभी कॉलेजों को, सभी संस्थाओं को अवगत करवाना सुनिश्चित करें, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो वो अलग अलग कार्यालय से कार्यालय के लिए लिखा रहता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये पत्र एक निश्चित प्रारूप में होते हैं। पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी होती है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग द्वारा, किस पत्र के तहत, किस विषय के तहत कब लिखा गया है, सारी चीज़ें लिखी रहती है। आप डीएलएड के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आते हैं तो उनमें देखते हैं क्रमांक लिखा रहता है, डेट लिखी रहती है, डिजिटल साइन वगैरह रहते हैं, सारी चीज़ें लिखी रहती है, प्रेषक वगैरह रहता है, विषय लिखा रहता है अलग, और फिर उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें रहती है, नीचे सिग्नेचर वगैरह वो सारी चीज़ें रहती है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है तो उसका नाम, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है। कई बार अधिकारी का नाम भी दिया जाता है। पत्र के अंत में बहुधीय शब्द का प्रयोग
अधोलेख के रूप में होता है। तो ये सारी बातें सरकारी पत्र के अंतर्गत आपको ध्यान में रखनी है और इस तरह से हमारा ये 5वां यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे अब हिंदी का 6ठा यूनिट अपने को पढ़ना है, जिसका नाम है भाषा की संरचना के विभिन्न पहलुओं को लेकर के बात रहेगी। ये भी यूनिट आपका 5 नंबर का यूनिट है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं शब्द संरचना क्या है। शब्द संरचना के बारे में पढ़ते हैं। एक या अनेक वर्णों की सार्थकता स्वतंत्र ध्वनि ही शब्द कहलाती है। प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से यह भाषा की सार्थक लघु इकाई है। प्राय सभी भाषाओं में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो होते हैं सार्थक और एक होते हैं निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। इसके बाद में देखिए, प्रत्येक भाषा में अधिकतर शब्द सार्थक ही हैं, निरर्थक शब्द तो नाम मात्र के कुछ हैं। यह तथ्य हिंदी भाषा के साथ भी लागू होता है। हिंदी में बहुत से शब्दों से, विशेष करके संज्ञा शब्दों के साथ में बहुत से निरर्थक शब्द ही जुड़ जाते हैं, जैसे आम वाम, रोटी बोटी, इस तरह से ये जो शब्द रहते हैं निरर्थक रहते हैं। इसके बाद में निरर्थक शब्दों जिनका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है, उनको छोड़ करके सार्थक शब्दों के समूह को ही भाषा माना जाता है। सार्थक शब्दों का जो समूह है वो भाषा कहलाता है। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण निम्न 4 आधारों पर अपन कर सकते हैं। एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर, एक भाषाई विकास के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर और एक रूप विकार के आधार पर। तो ये 4 प्रकार से अपन वर्गीकरण इनका कर सकते हैं सार्थक शब्दों का। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद की अपन सबसे पहले बात करेंगे। इसमें आपको देखना है, सबसे बिंदु पहला आता है यौगिक। यौगिक में आता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। विद्यार्थी, त्रिमूर्ति, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। विशेषता देखिए, यौगिक शब्द का जो अर्थ होता है वही अर्थ उसके खंडों के अर्थ को मिलाकर के बनता है। ये देखिए, जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या को चाहने वाला अर्थात विद्यार्थी। ध्यान रहे, यौगिक खंड शब्द भी सार्थक ही होते हैं। यौगिक शब्द जो होता है इसके खंड भी सार्थक होंगे और इसका जो मेन वर्ड का जो अर्थ निकल रहा है इसके खंडों का अर्थ भी वही निकलेगा। तो ये आपको यौगिक शब्द के लिए ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा आता है रूढ़। रूढ़ शब्द में देखिए, रूढ़ जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वे जिनके खंड नहीं होते हैं, उसी रूप में बिना किसी परिवर्तन के चले आ रहे हैं, वे एक प्रकार के मूल शब्द ही रहते हैं, जैसे कमल, विद्या, मूर्ति, जिनका कोई और संधि विच्छेद नहीं होता है और अगर होता भी है तो उनका जो सार्थक अर्थ है वो नहीं निकलता है और यौगिक की तरह काम नहीं करता। तो ये बात रही। तीसरा है योग रूढ़। तीसरा क्या है? योग रूढ़। 3 प्रकार यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो योग रूढ़ में तीसरा, वे शब्द जिनमें यौगिक और रूढ़ दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात शब्द खंडों का वही अर्थ होता है जो शब्द का होता है, परंतु उन शब्दों का वह अर्थ प्रचलन के कारण एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते होते रूढ़ बन गया है। उदाहरण देखिए, पंकज। पंकज के 2 खंड हैं, पंक प्लस जय। शाब्दिक अर्थ क्या है? कीचड़ में जन्मने वाला। कीचड़ से कीड़े का भी जन्म होता है, अतः उसके लिए भी इस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु पंकज का प्रयोग केवल कमल के लिए होता है, यही इसकी रूढ़िता है। तो ये रूढ़ शब्द क्या है? पंकज। इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा प्रकार अपने को, दूसरा जो आधार है शब्दों का भेद का, तो भाषाई आधार पर अपन भेद करते हैं। तो यहाँ पर भाषाई आधार पर इसके 6 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, अर्धतत्सम, देशी व देशज, और 5वां है विदेशी और 6ठा है संकर। तो ये भाषा के आधार पर 6 भेद यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर पहले नंबर पर है तत्सम। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे आत्मा, सत्य, शिव, सुंदर, ईश्वर आदि, जो कि संस्कृत से हूबहू यहाँ पर हिंदी में काम आ रहे हैं, उनको तत्सम शब्द कहेंगे। अर्ध तत्सम शब्द, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति से संस्कृत भाषा से हुई है। उत्पत्ति तो कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है, परंतु हिंदी भाषा में उनका प्रयोग बिगड़े रूप में हो रहा है, जो न तो तत्सम है और न ही तद्भव। जैसे रमेश चंद्र के स्थान पर रमेश चंद्र, कार्य के स्थान पर काम आदि यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तद्भव शब्द की बात करते हैं तीसरे नंबर पर। भाषा वंशावली से पता चलता है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ही विकसित और परिष्कृत होकर के हिंदी भाषा के रूप में विकसित हुई है, और ये भाषाएं भी संस्कृत से ही निस्तृत हुई हैं, परंतु आगे बढ़ते बढ़ते इनका रूप बिगड़ता गया है। ऐसे शब्द जो अपने बिगड़ते हुए रूपों में संस्कृत से निकल करके पाली आदि के माध्यम से हिंदी तक पहुँचे हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे माता से माँ, अम्मा, दूध से दूध, दुग्ध से दूध, इस तरह से जो बने हैं ये तद्भव शब्द कहलाएंगे। ये कुछ उदाहरण ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथे नंबर पर है देसी या देशज शब्द। इसमें देखिए, देसी और देशज शब्दों में अंतर है। देसी वे शब्द हैं जो संस्कृत काल से चले आ रहे हैं, परंतु व्याकरण के नियमों पर खरे नहीं उतरते हैं, जैसे माँ बाप, रोटी बोटी, छोरा छोरी, इस तरह के शब्द। और वे शब्द जो
देश की अन्य और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं, अन्य या क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, तो वो देश शब्द जैसे जूता, ठेठ, लोटा, डिब्बा, खिचड़ी आदि शब्द। अब बात करते हैं पांचवा शब्द, देखिए विदेशी शब्द। वे शब्द जो अपने देश की भाषाओं से न होकर के अन्य देशों की भाषाओं अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से आए हैं और हिंदी भाषा में आत्मसात हो गए हैं। अंग्रेजी शब्दों की बात करते हैं तो रेल, बस, कोर्ट, लाइन, पोस्टमैन, सिनेमा, नंबर आदि शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं। अरबी भाषा के अखबार, असर, आखिर, शुरू, इनाम, तबीयत, हिसाब आदि शब्द हैं। फारसी भाषा के आबरू, अफसोस, आमदनी, बीमार, बेरहम आदि शब्द हैं। उर्दू भाषा के मियाँ, अम्मा, नजाकत आदि शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा के पादरी, अस्पताल, जेब आदि शब्द हैं। तुर्की के काबू, कालीन, कैंची, तलाश, लफंगा आदि शब्द हैं। फ्रेंच के फिरंगी, रेस्टोरेंट, रेस्तरां, इस तरह से शब्द आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, इनके उदाहरण। इसके बाद में छठे नंबर पर है संकर शब्द। संकर शब्द में देखिए दो अलग अलग जातियों की मिलने से जो तीसरी जाति उत्पन्न होती है उसे संकर कहते हैं। संकर मतलब ग्राफ्टेड आप कहेंगे। तो यहाँ पर शब्द संकर शब्द वे शब्द है जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, अंग्रेजी और हिंदी की, यहाँ से अंग्रेजी और हिंदी शब्द से बना है रेलगाड़ी। और जेब खर्च, जैसे पुर्तगाली और फारसी शब्द से मिलकर के बना है जेब खर्च। जिलाधीश, अरबी और संस्कृत से मिलकर के बना है जिलाधीश आदि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जो कि संकर शब्दों के लिए आपको ध्यान रखने हैं। इस तरह से ये भेद हो गया दूसरा। तीसरा भेद है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, ये तीन भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? तीन भेद आपको ध्यान रखने हैं। पहला है वाचक, दूसरा है लक्षक और तीसरा है व्यंजक। इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं वाचक को लेकर के। जब किसी शब्द का वही अर्थ होता है जो उससे ध्वनित होता है तो वह वाचक शब्द कहा जाता है। जैसे गधा जा रहा है, इस वाक्य में गधा का अर्थ गधाई है। ये हो गया पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार है लक्षक। जब किसी शब्द का प्रयोग उसके वाच्यार्थ से हट करके उसके लक्षणों के आधार पर किया जाए तो वह शब्द लक्षक और उसके अर्थ को लक्ष्यार्थ कहेंगे, मतलब किसी और पर लक्ष्य साधना। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली बात यहाँ पर हो सकती है। जैसे ऊपर के वाक्य को गधों के लिए न कह करके किसी मूर्ख व्यक्ति की ओर संकेत करके कह सकते हैं, तो गधों का लक्ष्यार्थ क्या रहेगा? मूर्ख व्यक्ति या मूर्ख। तो गधा शब्द लक्षक यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण लीजिएगा। इसके बाद में तीसरा यहाँ पर प्रकार आता है व्यंजक। जिन शब्दों से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ का ही ध्वनि हो तो उसे व्यंजक कहेंगे। जैसे इन शब्दों के अर्थ को व्यंग्यार्थ कहेंगे। उदाहरण क्या रहेगा? सवेरा हो गया है। यहाँ सवेरा का अर्थ केवल प्रातःकाल नहीं है, अपितु इससे यह भी ध्वनित हो रहा है कि नित्य क्रिया करने का समय हो गया है, या अब जो भी काम अपने को रोज रोज करना है तो उसका समय हो गया है, सवेरा हो गया है। तो इसे कई सारे अर्थ इससे निकलेंगे। तो व्यंजक में ये प्रकार आपको ध्यान रखना है, उदाहरण। और इसके बाद में चौथा प्रकार जो अपना था रूप विकार के आधार पर शब्द भेद। रूप विकार के आधार पर शब्द भेद, इसमें देखिए दो प्रकार के ये रहते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें देखिए वे शब्द जो लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं, जैसे लड़का अच्छा, लड़की अच्छी। इसके भी चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये सब आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनके बारे में हम अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और अपना जो मोटिव चला रहा था कि कम समय में अपने को सिलेबस कवर करना है तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनके बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता ही है, तो उनको ही लेकर के चलना है। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर का आपका ये इकाई है, तो 5 नंबर के लिए आपको संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में, क्रिया के बारे में या विशेषण के बारे में या और किसी ग्रामर के टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूछेंगे तो बस बेसिक चीज़ें पूछेंगे कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सर्वनाम है या कौन सा विशेषण वगैरह कुछ आ रहा है, तो बेसिक चीज़ें आ सकती है, वो भी 1 या 2 नंबर की आएंगी, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बेसिक जानकारी को लेकर के ही बात करेंगे, तो आपको यहाँ पर बेस पहले से आपका तैयार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनको लेकर के, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में दूसरा प्रकार देखते हैं अविकारी शब्दों को लेकर के। वे शब्द जो प्राय लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं तो वो अविकारी शब्द हो जाएंगे। इसके बाद में परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है एक्स्ट्रा, तो उपयोगी के आधार पर शब्दों का भेद भी यहाँ पर रहता है। यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। उपयोग के आधार पर सामान्य शब्द रहता है और परिभाषिक शब्द रहता है। इसमें देखिए सामान्य शब्द की पहले बात करते हैं, तो सामान्य जीवन से संबंधित शब्द सामान्य शब्द हैं, जैसे घर, मकान, गाड़ी, कपड़ा, पढ़ना, खेलना आदि। परिभाषिक शब्द ये किसी विषय विशेष से संबंधित होते हैं। कचहरी, कार्यालय, कानून आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं, जैसे व्याकरण के शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। कार्यालय के शब्द विज्ञप्ति, अधिसूचना, निविदा आदि। न्यायालय के शब्द अपील, मुकदमा, गवाह, सम्मन आदि। भौतिक विज्ञान के शब्द प्रतिबिंब, परावर्तन, आवर्तन आदि।
ये सारे शब्द इसलिए पारिभाषिक हैं क्योंकि इनको परिभाषित किया जाता है। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं वाक्य को लेकर के। शब्द की बात हो गई है, अब बात करते हैं वाक्य को लेकर के। विभिन्न पदबंधों से बनी भाषा की वह इकाई जो किसी विचार भाव को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है वाक्य कहलाती है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या फिर विधान किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य उसका आएगा। और विधेय क्या है कि वाक्य में जिस अंग के द्वारा उद्देश्य के बारे में कहा जाता है, जो अंग मतलब जिस अंग के द्वारा उद्देश्य के बारे में कहा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है या विधान किया जाता है। तो इस तरह से बात ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं वाक्य के भेदों को लेकर के। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 भेद हैं। रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 3 भेद। पहला है सरल या फिर साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, उसमें कर्ता उद्देश्य है और वह पुस्तक पढ़ रहा है, यह क्या है? विधेय है। ये बात होगी पहला। दूसरा वाक्य यहाँ पर भेद है जटिल या फिर मिश्र वाक्य। 2 वाक्य जिसमें आएंगे, तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ में एक या फिर अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, एक या फिर अधिक यहाँ पर उपवाक्य और हो सकते हैं, जिसे उसको जटिल या फिर मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे राम ने कहा कि मैं कल भोपाल जाऊंगा, तो ये जटिल हो गया, मिश्र हो गया। इस वाक्य में राम ने कहा कि यह प्रधान उपवाक्य या फिर कि मैं कल भोपाल आऊंगा, तो यह क्या है? आश्रित उपवाक्य है। तो 2 वाक्य यहाँ पर है। आश्रित उपवाक्य की परिभाषा को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो जो उपवाक्य स्वतंत्र रूप से अर्थबोध नहीं करा सकता है, केवल मुख्य वाक्य का सहायक मात्र होता है, तो उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। ये बिंदु हो गया यहाँ पर। और तीसरा प्रकार अपने को यहाँ पर देखना है संयुक्त या फिर यौगिक वाक्य क्या होता है। 2 या 2 से अधिक समानाधिकार वाक्य संयोजक के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उनको संयोजक द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। अपने यहाँ पर मिश्रित वाक्य तो क्या था कि एक तो मेन जो अपना अस्तित्व रखता था और दूसरा जो यहाँ पर सार्थक जो उसके साथ में जुड़ा रहता था, तो उसका कोई अलग से अर्थ नहीं था। पर यहाँ पर संयुक्त में क्या है कि 2-3 वाक्य आपस में जुड़े रहेंगे, पर उनका अलग अलग करके देखेंगे तो अलग अलग भी उनका अर्थ निकलेगा, तो एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। जैसे बालक कक्षा में आए परंतु वहाँ शिक्षक नहीं था, तो शिक्षक नहीं था कक्षा में, ये एक अलग हो गया, और बालक कक्षा में आए ये एक अलग हो गया। दोनों के मेल से संयुक्त वाक्य बन रहा है। तो इस तरह से बात हो गई है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा भेद आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ये 8 भेद यहाँ पर होते हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो ये 8 प्रकार हैं। कुछ कुछ बातें इनकी जान लेते हैं ताकि प्रश्न आए तो कोई दिक्कत समस्या ना हो। पहला बिंदु देखिए विधिवाचक वाक्य को लेकर के। जिस वाक्य में किसी बात को होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हरि आगरा गया था, क्रिया द्वारा कर्म होने का बोध हो रहा है, तो विधिवाचक हो गया। निषेधात्मक, जिसमें काम के नहीं होने का बोध हो रहा, निषेध हो रहा है, तो होने का बोध नहीं होता है, न होने का बोध हो, और निषेधवाचक कहलाता है। जैसे हरि आगरा नहीं गया, इस वाक्य में कार्य के नकारात्मक रूप का प्रयोग होता है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब क्या तुम आगरा जाओगे, तो ये प्रश्न सूचक यहाँ पर हो रहा है, कुछ जानने की इच्छा प्रकट करी जा रही है। इसके बाद में चौथा क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य। तो आज्ञा दी जा रही है, मेरे लिए खाना लाओ, खाना खाओ, इस तरह से ये क्या है? आज्ञा सूचक, जिसमें आदेश देने का बोध हो रहा है। विस्मयादि बोधक कि जिसमें आश्चर्य प्रकट हो रहा हो, जैसे वाह खूब मजा आ गया, अरे ये क्या हो गया, तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक, मतलब आश्चर्यचकित होने वाला यहाँ पर है। या फिर वाक्य में शोक, आश्चर्य, हर्ष आदि के इसमें भाव हो सकते हैं। इच्छा सूचक में इच्छा जताई जा रही है कि व्यक्त किया जाता है, जैसे ईश्वर तुम्हें शीघ्र ही उन्नति दे, दीर्घायु हो, विजयी हो, परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएं, तो ये सारे क्या हैं? इच्छा सूचक हैं। इसके बाद में संदेह सूचक, जिसमें संदेह की भावना या शंका का भाव हो, जैसे वह शायद कल मेरे घर आए, हो सकता है कि मुझे वहाँ जाना पड़े। 8वां क्या है? संकेत, जिसमें किसी बात की ओर संकेत या किसी भाव का संकेत मिलता है और उसके साथ में शर्त लगी रहती है, जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, यदि वह आता है तो मैं चला जाता, यदि वह आता तो मैं चला जाता। तो ये संकेत यहाँ पर हो रहा है। तो ये 8 प्रकार यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में निम्न वाक्य को शुद्ध रूप में लिखो। ऐसे प्रश्न आपको कई बार पूछे गए हैं, निम्न वाक्य को शुद्ध रूप में लिखो, तो ऐसी भी आपको एक्टिविटी आनी चाहिए। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आपके आ सकता है। यहाँ पर देखिए, मोहन ने विभा से यह बात कहा। मोहन ने विभा से यह बात कहा, तो इसका शुद्ध रूप क्या रहेगा? मोहन ने विभा से यह बात कही। कहा नहीं आएगा, कही आएगी, बात कही। दूसरा वाक्य है, सुदामा भगवान का नाम स्मरण करके कृष्ण के यहाँ चल पड़े। इसका शुद्ध क्या रहेगा? भगवान का नाम स्मरण करके सुदामा भी श्री कृष्ण से मिलने
चले गए। तो इस तरह से रहेगा ये शुद्ध वाक्य। तीसरा क्या है, तुम जानते हो मैं और रमेश ने यह कार्य क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्रश्नवाचक भी आएगा। और तीसरा यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या रहेगा, क्या तुम जानते हो, प्रश्नवाचक आएगा, मैंने और रमेश ने यह कार्य क्यों नहीं किया। तो इस तरह से आपको ये शुद्ध रूप बनाना आपको आना चाहिए, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में यहाँ पर जो कुछ अन्य अपने को एक्टिविटीज़ करनी थी, संधि पढ़नी थी, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाच्य, स्वर, व्यंजन, ये सब पढ़ने थे। अगर ये सब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 5 नंबर का अपना ये वाला यूनिट है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो जाता है। वो कम से कम 3-4 घंटे की क्लासेस आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। अगर आप संधि सर्च करके देखेंगे तो संधि की ही कम से कम 8-10 घंटे की क्लासेस बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पर उनके ऊपर देखने को मिलती है। तो संक्षेप में अपने को वो सारी चीज़ें आपको पहले ही पता है कि संधि क्या कहते हैं, संधि के जो भेद हैं वो पता है आपको। और मोटे तौर पर अगर आपको संधि के कुछ प्रश्न आ भी जाएंगे, 1-2 प्रश्न, तो आप उनका यहाँ पर उत्तर इजीली दे पाएंगे कि दीर्घ संधि वगैरह ऐसी कुछ संधियाँ पूछेंगे, विसर्ग संधि वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब जानते हैं आप, समास भी जानते हैं, वाच्य, स्वर और व्यंजन, ये इनकी बेसिक जानकारी आपको ऑलरेडी है। पर अभी यहाँ पर 5 नंबर वाले यूनिट में जो आपको ज़रूर से यहाँ पर पढ़ना था, तो उनको लेकर के हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। तो आई होप आपको ठीक प्रकार से सारे बिंदु समझ में आ गए होंगे। स्वर और व्यंजन में अंतर को लेकर के, स्वर और व्यंजन आप सब जानते हैं। अंतर को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो यहाँ पर मैंने अलग से उसको मेंशन कर दिया है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर के कंठ से होती हुई मुख विहर से उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए हुए बिना मुख से बाहर निकले तो स्वर यहाँ पर कहलाते हैं। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर के मुख विहर से उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है तो व्यंजन कहलाते हैं। इस तरह से ये एक यहाँ पर परिभाषा हो गई है उच्चारण स्थानों को लेकर के। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर थोड़ी भारी हिंदी आ गई है, पर यहाँ पर आपको एक सिंपल तरीके से यहाँ पर ये समझना है कि वे वर्ण जो उच्चारण में ध्वनि जिनकी फेफड़ों से निकल करके जो हवा आ रही है वो कंठ से होती हुई मुख विहर से उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना, किसी भी उच्चारण स्थान इनको स्पष्ट किए बिना मुख से बाहर निकलती है तो वो स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ, वो सारे। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर के, फेफड़ों से जो ध्वनि निकल रही है, जो हवा निकल रही है, तो वो मुख विहर के सभी उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है तो वो व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा के रूप में आपको इन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। और बेसिक चीज़ आपको पता ही है कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, वो सारी चीज़ें आप नॉर्मली जानते ही हैं। अपना बेस आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर 5 नंबर को लेकर के जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे इस यूनिट में, उन सबको दोस्तों अब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी, जो शॉर्ट चीज़ें थी, उनको हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। हिंदी का अंतिम यूनिट अब अपन पढ़ते हैं जिसका नाम है मूल्यांकन को लेकर के बात रहेगी। 5 नंबर का ये वाला यूनिट है आपका। 5 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं सभी को संक्षेप में बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखिए मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है। मूल्य आंकना। मूल्यांकन मतलब जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है उसने बताए अनुसार कितना यहाँ पर ग्रहण कर लिया है, जो पाठ्य सामग्री थी तो उसका कितना अध्ययन, कितना उसको आत्मसात कर लिया गया है, कितना उसको समझ में आ गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मूल्यांकन में रहती है। मूल्य आंकना यहाँ पर आपको शाब्दिक अर्थ ध्यान रखना है। हिंदी में मूल्यांकन से तात्पर्य है इस बात की जांच करना कि शिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, अपेक्षाकृत परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो सारी चीज़ें अपने को मूल्यांकन से पता चलती है। शिक्षण से पूर्व शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था। छात्रों को उनकी प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में कहाँ तक सफल हुआ है, बच्चों की रुचि रुझानों, योग्यताओं और व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, यह सब अनुमान मूल्यांकन द्वारा ही संभव हो सकता है कि जो अपन ने पूरे सत्र पर्यंत जो योजना बनाई थी तो वो कहाँ तक सफल हुई है, तो वो सब चीज़ें अपने को मूल्यांकन से पता चलती है। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं महत्वपूर्ण आ जाती है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो आती है सीसी रोस के अनुसार। सीसी रोस के अनुसार एक परिभाषा है कि मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा शिक्षा की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। सीसी रोस ने क्या कहा कि मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा शिक्षा की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो ये परिभाषा आपको जरूर से याद कर लेनी है। इसके बाद में मूल्यांकन की विशेषताएं आ जाती है। मूल्यांकन की विशेषताओं में देखिए यथार्थता। जिन इकाइयों पर बल दिया गया है उन्हीं का मूल्यांकन, अर्थात जो बच्चों को पढ़ाया गया है मूल्यांकन उसी आधार पर होना चाहिए। तो ये पहली विशेषता होती है यथार्थता, मतलब कि जिस मुद्दे पर बात हमने करी है उसी मुद्दे का टेस्ट हो, उसी टॉपिक का टेस्ट हो, तो वो यथार्थता रहेगी। दूसरा है विश्वसनीयता।
कि किसी शिक्षक द्वारा समय अंतराल में उसी विद्यार्थी का, अगर समय अंतराल का मतलब है कि उसी टॉपिक का अगर अपन थोड़े टाइम बाद में फिर से टेस्ट लेते हैं तो विद्यार्थी का स्थान वही होना चाहिए जो अपने को पहले यहाँ पर मिला है, तो वही स्थान वापस से आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स में यहाँ पर फेरबदल नहीं होना चाहिए, रिजल्ट्स में अंतर नहीं आना चाहिए। जो पूर्व में मापन और जो मूल्यांकन अपने को प्राप्त हुआ है वही वापस से आना चाहिए, मतलब विश्वसनीयता यहाँ पर बननी चाहिए। तो ये आपको सेकंड पॉइंट में यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है जांच में सुगमता। जांच में सुगमता को लेकर के बात आएगी कि मूल्यांकन पद्धति सुगम हो, जिससे विद्यार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं तथा शैक्षणिक कुशलताओं की जांच सुगमता से की जा सके, उनकी कमियों और योग्यताओं को भी बताया जा सके। तो ये जांच में सुगमता होगी। चौथा बिंदु है वस्तुनिष्ठता। ऐसे प्रश्न बनने चाहिए जिनके उत्तर एक ही हो, यानी कि वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न जिसके दो दो तीन तीन उत्तर हों। कई वैकेंसीज में आप देखते हैं कि प्रश्न डिलीट करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर दिक्कतें आती है। तो जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता होने से मूल्यांकन में कोई भी बेईमानी, कोई भी मनमानी नहीं कर सकेगा और मूल्यांकन सच्चा हो सकेगा। तो ये वस्तुनिष्ठता आ गई है। इसके बाद में पांचवा है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता में देखिए मूल्यांकन व्यवहारिक होना चाहिए, जिसे व्यवहार में लाया जा सके, तो व्यवहारिक। और छठा बिंदु है यहाँ पर वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता में बात आएगी कि मूल्यांकन सत्यता, यथार्थता, वैधता, व्यवहारिकता और वस्तुनिष्ठता के गुण और लक्षणों से अनुकूल होने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत हो सकता है, तो वैज्ञानिकता उसमें होनी चाहिए। सातवां बिंदु है तार्किकता। पाठ्यक्रम की समस्त इकाइयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे विद्यार्थियों की चयन प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और वह संपूर्ण अध्ययन हेतु तत्पर होता है। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान में रखने हैं विशेषताओं को लेकर के। और आगे इसके बाद में बात करते हैं हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के लिए कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, प्रश्नों के प्रकार भी आपको जरूर से याद कर लेने हैं। पहला प्रश्न आता है निबंधात्मक प्रश्न। इन्हें वर्णनात्मक प्रश्न भी कहते हैं, क्योंकि इनमें उत्तर जो है विस्तृत देने होते हैं। इनके द्वारा सरलता से यह जान सकते हैं कि विद्यार्थी परीक्षार्थी में अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करने की कितनी क्षमता है और विचारों की कितनी मौलिकता है। तो निबंधात्मक प्रश्न पहला प्रकार। दूसरा है लघु उत्तरात्मक। इनमें कुछ शब्दों को लेकर के कुछ वाक्यों तक 3-4 बिंदुओं में इन प्रश्नों का उत्तर निहित होता है। कभी कभी 10-15 पंक्तियों तक भी इनकी उत्तर सीमा निर्धारित कर दी जाती है। दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये प्रश्न वस्तु स्थिति पर आधारित होते हैं। इनके उत्तर देने में स्वतंत्रता नहीं होती है, हर प्रश्न का विशिष्ट उत्तर होता है। यदि छात्र विशिष्ट उत्तर के अलावा गलत उत्तर चुनता है तो वह गलत ही माना जाएगा। 4 ऑप्शन वगैरह दिए जाएंगे तो उनमें से एक चूज करना रहेगा और सभी के लिए वह समान ही यहाँ पर रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस प्रकार से ध्यान में रखने हैं। ऑप्शनल प्रश्नों की बात हो रही है। इसके बाद में मूल्यांकन किन किन विधियों से अपन कर सकते हैं, तो मूल्यांकन की विधियाँ जरूर से याद करनी है। पहली विधि है अवलोकन विधि या फिर निरीक्षण विधि। तो इसमें देखिए, इससे बालक की सामाजिक विकास, संवेगात्मक स्थिरता और मानसिक परिपक्वता के बारे में पता लगेगा। इसके माध्यम से बालक में विकसित रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं तथा कौशल का सही मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा बिंदु आता है साक्षात्कार। किसी व्यक्ति से अपने आमने सामने बातचीत करके सूचना एकत्रित करना साक्षात्कार कहलाता है। इसमें बालक की रुचि में वृद्धि, व्यक्तित्व और भावनाओं में परिवर्तन व उपलब्धियों का मूल्यांकन होता है। इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट है पड़ताल सूची। चेकलिस्ट द्वारा छात्र की क्रियाओं एवं व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकनकर्ता छात्रों की क्रियाओं और व्यवहार के संपूर्ण हाँ या नहीं लिख करके अथवा सही या गलत निशान लगा करके उनकी जांच करता है। प्रश्नावली की बात करते हैं। चौथा बिंदु प्रश्नावली। छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रश्न उद्देश्य और लक्ष्यों से संबंधित होते हैं। उत्तर देने वाले व्यक्तियों को प्रश्न पढ़ करके केवल चिन्ह लगाना होता है या कहीं कुछ शब्द लिखने होते हैं, जिससे बालक के ज्ञान, रुचि अथवा अभिवृत्ति का पता लग जाता है। इसके बाद में पांचवा बिंदु आता है क्रम निर्धारण अथवा मान या रेटिंग स्केल। यह सदैव व्यक्तिगत होता है। इसके द्वारा बालक की किसी क्षेत्र की कुशलताओं की जांच, उसके व्यवहार की प्रगति अभिन्न मात्राओं में प्रस्तुत की जाती है। यह मापनी सामान्यतः 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि हो सकती है। इसके बाद में छठा बिंदु आता है संचित अभिलेख। विद्यालय में आकस्मिक अभिलेख द्वारा किसी छात्र का कोई विशेष व्यवहार हुआ हो तो उसका अभिलेख औपचारिक मूल्यांकन रखा जाता है। छात्रों की डायरियाँ, जो दैनिक जो डायरियाँ होती है दैनिक शिक्षक द्वारा तैयार किए गए यात्रा वृत्तांत तथा संचित अभिलेख पत्र भी मूल्यांकन के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। छात्रों की रुचि, मनोवृत्ति, व्यक्तिगत सामाजिक समस्याओं का पता उससे चलता है। सातवां बिंदु है छात्र उत्पादित साधन। छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुएं, तस्वीरें, कविताएं, मॉडल, कहानियां आदि छात्र उत्पादित साधन कहलाते हैं, जिनके द्वारा भी छात्रों का जो रुचि है और रुझान है उनका वो पता चलता है और इससे इस विधि से भी मूल्यांकन कर सकते हैं। आठवीं विधि है सामयिक जांच पत्र।
सामयिक जांच पत्र में छात्रों का समय समय पर होने वाली जो उपलब्धि है उनकी यहाँ पर सामयिक जांच पत्रों के माध्यम से सामयिक जांच, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा का आयोजन अपन करते हैं, तो वो वहाँ से भी अपने को बच्चे की जो योग्यता है, जो बच्चे ने सीखा है, वो सब पता चल जाता है। नवा बिंदु है व्यक्तिवृत्त अध्ययन। किसी बालक की विलक्षणता या पिछड़ेपन को समझने हेतु परिवार, इष्ट मित्र, भाई बहन, रिश्तेदारों आदि से सावधानीपूर्वक सूचनाएं संग्रहित करके तथा संबंधित को विश्वास में लेकर के तथ्यों की जांच की जाती है, जिससे छात्र की कठिनाइयों का पता चले और उसकी कठिनाइयों को दूर करने की योजना भी बनाई जा सके। तो ये कुछ विधियां आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसी यूनिट में, मूल्यांकन वाले यूनिट में CCE आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर के। इसकी भी कुछ बातें यहाँ पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, मूल्यांकन की ऐसी व्यवस्था जो कि सीखने की प्रक्रिया में आकलन की निरंतरता बनाए रखने पर जोर देती है। मूल्यांकन एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है जिससे विद्यार्थियों की क्षमताओं और कमियों को बार बार प्रकट करने और उसमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। मूल्यांकन की पहली विशेषता क्या है? सातत्य, यानी कि निरंतरता या फिर विशेष बल दिया जाता है। मूल्यांकन शिक्षण के दौरान भी होता है और शिक्षण के बाद में भी। उदाहरण, भाषाई कौशलों का मूल्यांकन के उपकरणों को लेकर के अगर बात आती है तो प्रश्न पूछ करके, अवलोकन करके, परीक्षण करके, संचित अभिलेख से, पोर्टफोलियो आदि इसके क्या है उपकरण। तरीके किन किन तरीकों से हो सकता है? तो परीक्षा लेकर के, प्रतियोगिता आयोजित करवा करके, समूह चर्चा करवा करके, गतिविधियों आदि दे करके मूल्यांकन कर सकते हैं इन तरीकों के माध्यम से। ये बात रही। और इसके बाद में मूल्यांकन की दूसरी विशेषता आती है व्यापकता, अर्थात शिक्षा के साथ साथ सहशैक्षिक पक्षों को भी शामिल करना। इसमें क्षमताएं, मनोवृत्तियां, चिंतन, पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्य सहगामी गतिविधियां भी शामिल होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है। यह लंबी एक प्रक्रिया रहती है। इसमें यहाँ पर प्रथम सोपान क्या रहता है? प्रथम सोपान अर्थात सबसे पहले पर्यवेक्षण, वार्तालाप, चर्चा आदि विभिन्न साधनों व माध्यमों से जानकारी संकलित करी जाती है। ये जानकारियाँ एकत्रित करते समय शिक्षक को सजग रहना पड़ता है। जो कि सूचनाएं एकत्रित की गई है वो सही है। विद्यार्थी का हित साधन ही उसके केंद्र में रहता है। विद्यार्थी का हित होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। दूसरा सोपान इसका क्या रहता है कि इसमें जानकारी को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। इसका शिक्षण अधिगम को सुधारने में पर्याप्त महत्व है। इसमें छात्रों के कार्य के नमूने व विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों की जो प्रगति हुई है उसको प्रदर्शित करा जाता है। अंतिम सोपान की बात करते हैं तो इसमें प्रथम सोपान में एकत्रित जो रिकॉर्ड और अध्यापक, विद्यार्थी तथा माता पिता की मदद लेकर के विद्यार्थी की उन्नति का प्रयास करते हैं अंतिम सोपान में। तो ये सोपान की भी ध्यान रखने हैं। इसके बाद में एक प्रश्न आता है आपके, वाचन कौशल का मूल्यांकन कैसे करेंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। तो इसमें देखिए, छात्र को गद्य पद्य का वाचन के लिए एक परिच्छेद दिया जाएगा। उसके वाचन करने पर वाचन गति, स्वराघात, बल, शुद्ध उच्चारण, स्वर के उतार चढ़ाव, प्रभाव, विराम चिन्ह को ध्यान में रख करके आकलन किया जाएगा। तो इस तरह से आप जो मूल्यांकन करने की जो विधियां हैं, मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में लेखन क्षमता का मूल्यांकन कैसे करेंगे? लिखने का मूल्यांकन, तो छात्र अक्षर या फिर शब्द देख करके लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। उसके बाद में बिना देखे लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं। प्रश्नों को सुन करके, पढ़ करके एक शब्द वाक्य में उत्तर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। 2 या 3 वाक्यों में विवरण लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। अपरिचित शब्दों को सुन करके लिखने में सक्षम है या नहीं है। कठिन शब्द आपको लिखने में आ रहे हैं या नहीं लिखने में आ रहे हैं। तो इन सब को लेकर के लेखन क्षमता का मूल्यांकन अपन कर सकते हैं। उसके बाद में नाटक या फिर एकांकी का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो पात्रों की भूमिका देकर के संवाद करावें, कथा अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न पूछेंगे। कक्षा अभिनय, रंगमंच पर अभिनय भी कराया जा सकता है। एकांकी के तत्वों को यहाँ पर समालोचना कराई जा सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ प्रक्रिया है मूल्यांकन नाटक और एकांकी का। अवलोकन कैसे करेंगे? अवलोकन के प्रकारों को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर रहता है। अवलोकन एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। सहगामी अवलोकन होता है, सामूहिक अवलोकन होता है और व्यक्तिगत अवलोकन होता है, जिसमें आप सारी चीज़ें जानते हैं कि औपचारिक तो क्या रहता है कि सामने बैठ करके 1 to 1 प्रश्न करके वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवलोकन में आएगी। और अनौपचारिक जो अवलोकन रहेगा उसमें आप ऐसा मान सकते हैं कि विद्यार्थी को पता नहीं रहता है कि शिक्षक मूल्यांकन ले रहा है, मतलब दूर से ही देख करके कि शिक्षक के जो विद्यार्थी की गतिविधियां, विद्यार्थी की जो भी एक्टिविटीज रहती है तो उनको दूर से ही देख करके यहाँ पर अनौपचारिक अवलोकन कर लेता है। सहभागी अवलोकन मतलब साथी जो अपना रहता है सहपाठी, उसके द्वारा अवलोकन करवाना। सामूहिक अवलोकन मतलब ग्रुप, अपना जो है ग्रुप विद्यार्थियों का, तो उसके द्वारा उसका अवलोकन एक साथ करना। और व्यक्तिगत अवलोकन मतलब साक्षात्कार की तरह रहता है कि एक 1 to 1 जो है शिक्षक प्रश्न पूछेगा, विद्यार्थी उत्तर देगा और साक्षात्कार वाइवा वगैरह होता है, तो वैसा कुछ यहाँ पर रहेगा। तो कुछ अवलोकन के प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। बाकी हमने पहले भी इनको पढ़ रखा है डिटेल में, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद में एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन के कुछ बिंदु आपको जरूर से ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर बिंदु आता है कि मूल्यांकन एक ऐसी सतत और व्यापक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है तो कहाँ तक हुई है, तो वो सारी चीज़ें निर्धारित होती है। दूसरा बिंदु, कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। तीसरा बिंदु, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो पाई है, तो वो बिंदु यहाँ पर रहेंगे। इस तरह से मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्न 3 पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य पाई जाती है। शिक्षा उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन क्या क्या हुए हैं, तो ये 3 पक्ष आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। और इस तरह से अपना ये जो हिंदी का सिलेबस है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमने बहुत कोशिश करी है बिल्कुल संक्षेप में करने की, पर इतनी चीज़ें तो आपको ज़रूर से पढ़नी होगी। यहाँ तक आते आते आप सारे यूनिट्स के वीडियो देख चुके हैं, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि ओनली 50 पेज में आते आते हमने यहाँ पर कंप्लीट हिंदी का सिलेबस कर लिया है। 60 नंबर की हिंदी आपकी 50 पेज में कर दी है। अब इससे तो ज़्यादा और क्या ही कम करें यार। मैंने पूरी कोशिश करी है हर एक बिंदु को डिटेल में बिल्कुल संक्षेप में समझाने की, और परीक्षा में प्रश्न किस किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उनको थोड़ा सा हाईलाइट करने की भी कोशिश करी है। आई होप आपको ठीक प्रकार से सारे बिंदु समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर जो हिंदी की शिक्षण विधियों के टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक जो ग्रामर के टॉपिक हैं, वो आपके रीट में भी आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं। अगर आप इस सिलेबस को थोड़ा सा अच्छी प्रकार से क्लियर करते हैं, थोड़ा सा आपका बेस तैयार होगा, रीट की तैयारी में भी काफ़ी मदद मिलने वाली है। आप जब रीट के लिए लैंग्वेज 1 में हिंदी लेंगे तो वहाँ पर काफ़ी मदद आपको मिलने वाली है। यहाँ से शिक्षण विधियों में काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, कुछ विधियों को लेकर के, कुछ कौशलों को लेकर के, LSRW स्किल्स वगैरह को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है। तो आई होप आपने ठीक प्रकार से सारे बिंदुओं को समझा है। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको हर एक बिंदु थोड़ा सा विस्तार से समझाने की, और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लास से आपकी पढ़ाई में ज़रूर मदद मिली होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली क्लासेस के लिए चैनल के साथ में जुड़े रहें।